इसी बात पे यही रहता है, सही रहेगा। ठीक है, तो क्या था आपके पास में? थर्ड है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब दो डायरेक्शन में बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में पोजीशन आप चेक कर रहे हो, और हाईवे की पोजीशन वर्टिकल प्लेन में भी तो चेंज करती है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब क्या होगा? वर्टिकल प्लेन में आप बात करोगे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब पोजीशन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब पोजीशन देख रहे हैं किस प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में देख रहे हैं पोजीशन। अब आपको हाईवे की पोजीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपने आप चेंज नहीं होती, आपको करनी पड़ती है। वो मजबूरी आ जाती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ जाती है। अब क्यों होता है ऐसा? उसके बहुत सारे रीजन पॉसिबल हो सकते हैं, बट इस समय पे रीजन डिस्कस करने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। या सिंपल सा आप रिलेट कर सकते हो खुद से कि भाई जैसे सपोज करो इस तरह से हाईवे अलाइनमेंट आपके पास में ये पोजीशन थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सपोज करो यहाँ पे कोई इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई आपके पास में जिसको आप शिफ्ट नहीं करवा सकते। ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है आप जिसको शिफ्ट हम नहीं करवा सकते। अगर नहीं शिफ्ट करा सकते तो क्या करना पड़ेगा फिर? इसका डायरेक्शन क्या करना पड़ जाएगा? चेंज करना पड़ जाएगा ना। अब ये चेंज करा आपने कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना। डायरेक्शन चेंज कर दिया इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसे और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें इसको चेंज करना पड़ता है। सो हाईवे की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी, एंड इन द वर्टिकल प्लेन एज वेल। वर्टिकल प्लेन में भी चेंज करनी पड़ती है, बट जो मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्यों चेंज करनी पड़ रही है, तो सिंपल से बेसिक से पॉइंट आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछता इनको ना। मेन पॉइंट आपके पास में आता है कि जब भी कोई व्हीकल आपका किसी हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर से मूव करेगा, जब भी कोई व्हीकल किसके ऊपर मूव करेगा? किसी हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर से मूव करेगा, सो वहां पे क्या डेवलप होगा? इन द आउटर डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा ना। तो पता है पॉइंट आपको ऑलरेडी। क्या डेवलप होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा इन द लेटरली आउटरवर्ड डायरेक्शन। इन द लेटरल आउटरवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक अंदर डायरेक्शन में क्या डेवलप होता है? लेटरल फ्रिक्शन डेवलप होता है। उस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी रहती है? 0.15 था। 0.15 था ना लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू, 0.15 थी आपके पास में। ठीक है, अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हुआ ना व्हीकल के ऊपर इन द लेटरल आउटरवर्ड डायरेक्शन, इसकी वजह से व्हीकल के ऊपर मेनली दो तरह के इफेक्ट आपको क्रिएट होते दिखाई देंगे। दो तरह के इफेक्ट रहेंगे जो कि व्हीकल के ऊपर क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक इफेक्ट तो होता है क्या? व्हीकल कर सकता है स्किड। स्किड कर सकता है किस डायरेक्शन में? लेटरली आउटरवर्ड डायरेक्शन में। भाई स्किडिंग दो डायरेक्शन में हो सकती है, तो वो आगे खिसक जाए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, या फिर किधर खिसक सकता है? लेटरल डायरेक्शन में तो खिसक सकता है। जैसे स्किडिंग करने के दो तरीके हैं आपके पास में ना। तो ये व्हीकल है जैसे इस तरह से, सपोज ये इस तरह से आगे भी जा सकता है, स्किड कर सकता है ऐसे, या फिर एक और क्या हो सकता है, ऐसे भी तो खिसक सकता है। अगर फोर्स आगे लग रहा है तो आगे खिसक जाएगा, फोर्स साइड में लग रहा है तो साइड में खिसक जाएगा। लेकिन अभी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? साइड में लग रहा है ना अभी तो फोर्स, तो किधर खिसकेगा? बाहर की साइड जाएगा ना। तो किधर स्किडिंग होगी इसकी? लेटरल डायरेक्शन में स्किडिंग होगी ना। दैट विल बी कॉल्ड एज अ लेटरल स्किडिंग। इसको क्या बोलेंगे? लेटरल स्किडिंग कहेंगे। ऐसे देख लो ना एक डायग्राम से बनाकर, ऐसे ऐसे हो रहा है ना व्हीकल के साथ में, इस तरह से। ये देखो जरा, ये आउटर डायरेक्शन था ना। आउटर डायरेक्शन कौन सा है इस कर्व का? ऊपर वाला आउटर डायरेक्शन है। तो स्किडिंग किधर होगी? इधर की साइड स्किडिंग होगी ना, ऐसे इधर स्किडिंग हो जाएगी इसकी। देखो ये इधर चला जाएगा ना। आया पॉइंट समझ? इधर स्किड करेगा। क्लियर है चीज? एक तो ये इफेक्ट क्रिएट होगा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से व्हीकल के ऊपर। एक इफेक्ट तो क्या आएगा? ये लेटरल स्किडिंग वाला इफेक्ट आएगा। एक दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है? दैट में ओवरटर्न एज वेल। वो पलट भी तो सकता है। वो ओवरटर्न कर सकता है किस डायरेक्शन में? आउटर डायरेक्शन में ही ओवरटर्न करेगा, लेकिन कौन से व्हील्स के अबाउट? आउटर व्हील्स के अबाउट। आउटर व्हील्स के अबाउट वो क्या करेगा? ओवरटर्न कर जाएगा। तो दो तरह के इफेक्ट होंगे जो कि उसके ऊपर क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेटरल स्किडिंग हो सकती है, फिर दूसरा इफेक्ट ओवरटर्निंग हो सकती है। अभी दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं आपके पास में, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है ना। कुछ सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकली कैसे प्रिवेंट करवाएंगे, ठीक है, क्या क्या मैथमेटिकल कंडीशंस होंगी, एक्सप्रेशंस होंगी, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, सुपर एलिवेशन वाला जो है, या फिर ये हॉरिजॉन्टल कर्व वाला जो है। अभी तो पता ही नहीं सुपर एलिवेशन क्या होता है हमें। इसको देखेंगे अभी समझ के ना आराम से। इसको देखो, एक दो पॉइंट पढ़ करना है, यहाँ पे लिखा होगा एज इट इज यही सेम चीज है। देखो क्या लिखा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। आइए, पेज नंबर रहेगा आपके पास, कौन सा पेज है? 20 है? 19? अच्छा ठीक है।
ये है पेज नंबर आपका यस 19 ना। देखो सबसे पहले तो इसमें ये बताए थे पॉइंट्स की भाई डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप क्या प्रोवाइड करवाते हो, कर्व प्रोवाइड करवाते हो। तो चेंज द डायरेक्शन क्या प्रोवाइड करवाते हैं, कर्व प्रोवाइड करवाते हैं। एक वो डायग्राम तो बना रखा है ना यहाँ पर। अब इसमें सबसे पहले एक पॉइंट समझिए, आपकी स्पीड की बात करते हैं कुछ पॉइंट्स। स्पीड स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हाईवे डिजाइनिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा होता है, स्पीड ही होता है। मेनली दो तरह की स्पीड रहेगी आपके पास में, एक होगी आपके पास रोलिंग डिजाइन स्पीड और दूसरी कौन सी होगी, मिनिमम डिजाइन स्पीड होगी। एक होगी रोलिंग डिजाइन स्पीड और दूसरी कौन सी होगी, मिनिमम डिजाइन स्पीड होगी। रूलिंग वर्ड कहीं पर भी दिखाई देगा, रूलिंग वर्ड का मतलब है कि जो कंफर्टेबल कंडीशन में ड्राइव जो डिजाइनर है वो जिस स्पीड के लिए डिजाइन करना चाह रहा था, कंफर्टेबल कंडीशन में डिजाइनर जिस स्पीड के लिए रोड को डिजाइन करना चाह रहा था उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग डिजाइन स्पीड कहते हैं। कंफर्टेबल कंडीशन का मतलब है जब आपके पास ना तो कोई कॉस्ट की दिक्कत है ना आपके पास कोई स्पेस की दिक्कत है, ये सबसे कंफर्टेबल कंडीशन है ना। तो जिसके लिए आप चाहते थे डिजाइन करना उसको क्या बोलते हो, रूलिंग डिजाइन स्पीड कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप एक चीज तो आपको पता है कि आपने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी पढ़ा आपने। दोनों के दोनों पैरामीटर्स क्या स्पीड पे डायरेक्टली डिपेंडेंट थे, डायरेक्टली डिपेंडेंट थे ना। ओएसडी देख लो उठाकर या चाहे एसएसडी देख लो, स्पीड पे तो डायरेक्टली डिपेंडेंट थे ना। स्पीड बढ़ेगी दोनों बढ़ेंगे, ओएसडी बढ़ा ओवरटेकिंग जोन की लेंथ बढ़ेगी, ओवरटेकिंग जोन की लेंथ बढ़ेगी, आपको क्या लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, कॉस्ट भी क्या होगी ज्यादा लगेगी, स्पेस चाहिए वो भी तो ज्यादा चाहिए। अगर हमारे पास में ना तो स्पेस अवेलेबल है सपोज इतना, और ना ही हमारे पास में इतनी कॉस्ट अवेलेबल है, इन दैट केस स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम करवाना पड़ेगा। सो मजबूरी में जिसके लिए डिजाइन करनी पड़ रही है उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम डिजाइन स्पीड कहते हैं। दो तरह की स्पीड आ गई आपके पास, एक होता है रूलिंग डिजाइन स्पीड जिसके लिए चाहते थे करना डिजाइन, एंड दूसरा क्या हो गया, मिनिमम डिजाइन स्पीड हो गई। आया पॉइंट समझ में, क्लियर है पॉइंट। सो ये दोनों मेंशन कर रखे होंगे यहाँ पे, देखो इसको चेक करके ना। देखो लिख रखा है स्पीड में दो तरह की स्पीड लिखी है ना, रूलिंग डिजाइन स्पीड लिख रखा है एंड मिनिमम डिजाइन स्पीड लिख रखा है, क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट पेज पर आओ जरा एक बारी, इसमें देखो पढ़ के, अटेम्प्ट्स should be made to design all the geometric design of highways for rolling design speed, but in case of the economy and space availability minimum design speed may be वो accepted है एक्चुअली, वो एक्सपेक्टेड लिख रखा है, वो है कि एक्चुअली एक तरह से एक्सेप्टेड है वो। ठीक आया पॉइंट समझ में, ये आया समझ पढ़ के कि जिसके लिए डिजाइन करना चाहते हो वो तो क्या है, रूलिंग डिजाइन स्पीड है। लेकिन अगर इकोनॉमी की दिक्कत है, कॉस्ट की दिक्कत है, किसके लिए कर सकते हो आप, मिनिमम डिजाइन स्पीड के लिए डिजाइनिंग कर सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट, ये मिनिमम के लिए जा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट बताया था आपको टेरेन के बारे में ना, देखो लिखा है टेरेन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, अभी 2 लिख रखा है यहाँ पे, होता कितना एक्चुअली 4 कैटेगरीज है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे वैसे रीड कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा खुद से पढ़ के, बाद में जब पढ़ोगे ना खुद से। कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, 4 कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ द स्लोप, ऑन द बेसिस ऑफ द स्लोप ऑफ द कंट्री। जैसे 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, प्लेन टेरेन है दूसरा, रोलिंग टेरेन है थर्ड, माउंटेनियस टेरेन एंड फोर्थ, स्टीप टेरेन। स्लोप देखो कितना कितना है, 0 से 10 है, 10 से 25 है, 25 से 60 हो गया एंड 60 से ज्यादा हो गया। ये सारी कंडीशंस आ गई आपके पास ना, ठीक है। चलिए अब देखो एज पर आईआरसी रोलिंग डिजाइन स्पीड एंड मिनिमम डिजाइन स्पीड की वैल्यूज, रोलिंग डिजाइन स्पीड एंड मिनिमम डिजाइन स्पीड की वैल्यू पहली बात तो डिपेंड करती है टेरेन पे। डिपेंड किस पे करती है, टेरेन। टेरेन कैसा है, जब आप टेरेन की बात कर रहे हो मतलब आप स्लोप की बात कर रहे हो, हिली रीजन में जब जाओगे तो स्पीड क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी ना। प्लेन रीजन में जाओगे स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सो किस पे डिपेंडेंट है, टेरेन पे डिपेंडेंट है। साथ ही डिपेंडेंट होता है ऑन द टाइप ऑफ द रोड एज वेल, किस तरह की रोड है, रोड नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, किस तरह की रोड है, इस पर भी डिपेंडेंट होता है। आया पॉइंट समझ में। अब पूरी की पूरी एक टेबल दे रखी है आपको स्पीड के लिए, उस टेबल में पहली बात तो किस किस को कंसिडर करें, टेरेन को कंसिडर कर रखा है। टेरेन कौन सा है, 4 तरह के टेरेन हो गए आपके पास। और किसको कंसिडर कर रखा है, रोड की क्लास को भी कंसिडर कर रखा है कि भाई रोड कैसी है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, एमडीआर ओडीआर, किस तरह की रोड है उसको भी कंसिडर कर रखा है। क्योंकि स्पीड डिपेंड करेगी किस पे, रोड की क्लास पे भी, एंड दूसरा डिपेंड करेगी किस पे, टेरेन पे भी डिपेंड करेगी। और हर एक टेरेन के लिए, हर एक व्हीकल क्लास के लिए दो दो स्पीड आपको दिखाई देंगी, एक रूलिंग वाली एंड दूसरी मिनिमम वाली। अब इसके हिसाब से ये बताओ लगभग अगर टोटल कितनी वैल्यूज आ जाएंगी स्पीड की, मोर देन 25-30 वैल्यूज हो जाएंगी क्या, आ जाएंगी ना 25-30 से ज्यादा। तो क्या सारी याद रखेंगे क्या हम, सारी याद नहीं रखेंगे, सारी याद नहीं रखेंगे, पॉसिबल भी नहीं है याद रखना सबको, और ना ही रिक्वायरमेंट है सबको याद रखने की। सो 2-3 जो इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए ना,
वो मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें अभी, ठीक है। 2-3 याद रखनी है, बाकी अगर टेबल किसी को पूरी देख ही है तो उसका मैं फोटो भेज दूंगा, लगभग 30-40 वैल्यूज आपको उस टेबल में दिखाई दे जाएंगी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उन सबको याद रखने की। आया पॉइंट समझ में? बताओ। तो 2-3 जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो मैं तुम लिखवा देता हूँ कि भाई नेशनल हाईवे है, प्लेन टेरेन में है, तो उसके लिए रोलिंग डिजाइन स्पीड इतनी होती है, मिनिमम डिजाइन स्पीड इतनी होती है। एक्सप्रेस हाईवे है, रोलिंग डिजाइन स्पीड इतनी होती है, मिनिमम डिजाइन स्पीड इतनी होती है। तो वो 2-4 इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखना है जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, बाकी तो बहुत सारी होती है वैल्यू। अगर वो टेबल चाहिए तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा उसका फोटो, ठीक है। बोलो आया समझ में पॉइंट? नोट करके लिखो जरा ना, 1-2 पॉइंट लिख लो नोट करके, लिखो नोट करके। रोलिंग डिजाइन स्पीड लिखो, रोलिंग डिजाइन स्पीड suggested for national highway and rolling design speed suggested for national highway and state highway. Rolling design speed suggested for national highway and state highway through plain terrain, through plain terrain कितनी होती है बताओ? 100 kmph होती है, 100 kmph, 100 kmph है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मिनिमम डिजाइन स्पीड, लिखो अभी सी के लिए, रोलिंग तो लिख ली ना, अब लिखो मिनिमम डिजाइन स्पीड। मिनिमम कितनी होती है? 80 kmph होती है, मिनिमम होती है 80 kmph, ठीक है। अब ये दोनों किसके लिए थे? नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे के लिए। मैंने बताया था नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के पैरामीटर आपको कैसे दिखाई देंगे? सेम पैरामीटर दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए अब ये तो लिखा आपने प्लेन टेरेन में कितना कितना है। अब नेक्स्ट लिखिए फॉर रोलिंग टेरेन, फॉर रोलिंग टेरेन। अब रोलिंग टेरेन में लिख लेते हैं, आगे लिखो फॉर रोलिंग टेरेन, फॉर रोलिंग टेरेन। रोलिंग टेरेन में लिखिए, रोलिंग टेरेन में वी रूलिंग वाली कितनी रहेगी आपके पास में? एक सेकंड, क्यों नहीं चल रहा है? क्या 80 kmph है, 80 kmph होगा ना, 80 kmph हो जाएगी। और दूसरे वाली क्या है आपके पास में? वी मिनिमम कितनी हो जाएगी? एक सेकंड, क्या दिक्कत है? गिर गया था? कब गिरा था? हाँ अच्छा, इज इक्वल टू 65 नहीं चल रहा ना, इसका पेन ही नहीं है इसमें, आगे जो वो होता है वो आगे जो होती है ना नीचे वो, अब इसके बिना कैसे चलेगा? पता नहीं कैसे चलेगा अब ये। हाँ इसको मैं दिखाऊं एक बार? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, हाथ से लिख दूं? हाथ से लिखा जाएगा इस पर? हाँ मेरे को लिख सकते हैं शायद ना, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। क्या एक और होगा यहाँ पर? अच्छा ये रखा है, हाँ देखो ना इसमें है आगे। सो कितना होगा आपके पास में? 65 kmph है ना। सो नेशनल हाईवे के लिए आ गई दोनों वैल्यूज। वो पहले वाली कौन से केस में थी? प्लेन टेरेन में, और ये किसके केस में है? रोलिंग में है। आगे लिखो जरा नेक्स्ट, फॉर एक्सप्रेस हाईवेज। आगे लिखो फॉर एक्सप्रेस वेज, फॉर एक्सप्रेस वेज। आगे लिखना है किसके लिए? एक्सप्रेस वेज के लिए, फॉर एक्सप्रेस वेज। एक्सप्रेस वेज के लिए लिखो रोलिंग डिजाइन स्पीड, रोलिंग डिजाइन स्पीड फॉर प्लेन टेरेन, रोलिंग डिजाइन स्पीड फॉर प्लेन टेरेन, रोलिंग डिजाइन स्पीड फॉर प्लेन टेरेन। रोलिंग डिजाइन स्पीड फॉर प्लेन टेरेन कितना होता है? यस 120 kmph हो जाएगी, 120 kmph। एंड मिनिमम डिजाइन स्पीड 100 kmph। मिनिमम डिजाइन स्पीड हो जाएगी कितने लिए, कितनी आपके पास? 100 kmph। आगे दोनों वैल्यूज एक्सप्रेस वेज के लिए प्लेन टेरेन में रोलिंग हो जाएगी 120 और वो कितनी हो जाएगी? मिनिमम 100 हो जाएगी, ठीक है। आगे लिखो फॉर रोलिंग टेरेन
फॉर रोलिंग टेरेन, रोलिंग टेरेन में लिखो, रोलिंग टेरेन में, फॉर रोलिंग टेरेन, रोलिंग टेरेन में वी रूलिंग कितनी है, और दूसरा है क्या 100, एंड ये कितना हो जाएगा 80, ये सब आ गया ना 180। चलिए ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सो ये सब कंडीशंस हैं आपके पास में। सो स्पीड आ गई ना, तो कोशिश होनी चाहिए किसके लिए डिजाइन करने की, रूलिंग के लिए, लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं हम, मिनिमम पे जा सकते हैं अगर नहीं बन पा रही है तो, है ना, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। चलो बहुत सारी वैल्यूज है, बाकी सारी नहीं लिखनी है आपको, अगर वो कहोगे तो मैं टेबल भेज दूंगा, उसको याद कर लेना अपने हिसाब से, बाकी नहीं याद रखने की रिक्वायरमेंट है। 40 वैल्यू हो जाएंगी लगभग आपके पास में, 35-40 वैल्यूज। चलिए नेक्स्ट आपके पास में क्या कंडीशन आती है, अब वो बताई दिया पॉइंट, जब भी आउटर डायरेक्शन में जब भी व्हीकल मूव करता है उसके ऊपर क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसकी वजह से दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, एक क्या स्किडिंग हो जाएगी, और दूसरा ओवरटर्निंग का इफेक्ट आएगा ना आपके पास में। देखो लिखा भी होगा पॉइंट ना, लिख रखा है कि इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल नेगोशिएटिंग ए हॉरिजॉन्टल कर्व, लिखा हुआ है ना। फर्स्ट इफेक्ट क्या लिख रखा है, टेंडेंसी टू ओवरटर्न द व्हीकल, ये होता है ओवरटर्न करने की व्हीकल को आउटरवर्ड अबाउट द आउटर व्हील्स, ये क्लियर है पॉइंट। दूसरा क्या है आपके पास में, टेंडेंसी टू, अभी देखो गलत लिख रखा है, स्पीड लिख रखा है यहाँ पे एक्चुअली वो होना क्या था वहां पर, स्पीड होना था एक्चुअली, वो मिस्टेक्स हैं इसमें, वो एक स्टूडेंट की फाइल है, अब वो तो समझ जाता है हमें पढ़ के, मतलब कि यहाँ पर गलती कर रखी है, बट वो तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इस चीज में। वो क्लास में इसीलिए तो पढ़ाया जाता है फाइल में से एक बार की देखो फाइल में क्या लिखा हुआ है, जिससे कि घर पे जब जाकर उसको करोगे सो समझ जाओगे कि कहाँ पे करेक्शन हो रखी है। लेकिन टाइम तो फिर भी बहुत सेव हो ही रहा है ना इसके चक्कर में, अदरवाइज तो तुम्हें क्या लग रहा है वो ऐसे साइड डिस्टेंस एक दिन में खत्म हो जाता हो, अकेला दिन तो सिर्फ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ले जाता है, एक अकेला दिन, हाँ एक अकेला दिन ले जाता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पूरा, और एक अकेला दिन लेके जाता है कौन, एसएसडी 3-3 घंटे पूरे लेके जाते हैं दोनों में। अब वो 3 घंटे में तुमने कल ओएसडी भी खत्म करा, एसएसडी भी खत्म करा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस भी खत्म करा, उसका क्वेश्चन तो कर लिया था ना हमने ओएसडी का, वो किस लिए पॉसिबल हो पाया, इसकी फाइल की वजह से पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था वो। तो वो छोटी छोटी जो करेक्शन है उसको कर लेना अपने हिसाब से एडजस्ट ना। बताओ आया समझ पॉइंट। सो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, टेंडेंसी टू स्किड द व्हीकल लेटरली आउटरवर्ड, ठीक, ये सेकंड है आपके पास में। नाउ आगे क्या बोल रहे हैं अब आपको देखो जरा, नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास में, दो केसेस आ जाएंगे ना आपके पास, अब इसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले आपके ड्राइव होंगे यहाँ पे, कंडीशन फॉर्मूले देखो कैसे कैसे बनेंगे। जैसे ऐसे व्हीकल है आपके पास, ऐसे ये है व्हीकल, इसके ऊपर लगेगा ऐसे आउटर डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा ना इसके ऊपर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, mv²/r होता है, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे आगे से, पी लिखोगे आप इसको, सिर्फ पूरा नहीं लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप इसको क्या लिखोगे, सिंपल पी लिखोगे। सो पी विल बी इक्वल टू व्हाट, mv²/r, mv²/r हो जाएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं आप w/g, v²/r हो जाएगा, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, p/w इज इक्वल टू v²/gr, और दैट इज कॉल्ड एज आई, इसको क्या बोलोगे, आई बोलोगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, फिर इंपैक्ट फैक्टर, इसी का दूसरा नाम क्या है, इंपैक्ट फैक्टर भी है। आया पॉइंट समझ में। सो पी तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और p/w, p मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, w क्या वेट ऑफ द व्हीकल, इनके रेशियो को क्या बोलोगे आप, इनके रेशियो को कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, p/w विल बी कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। देखो लिखा भी होगा ना वहां पर फाइल में लिख रखा है, ये लिखा है ना, देखो ये लिखा है p/w इज इक्वल टू व्हाट, v²/gr इज इक्वल टू आई, कितना हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इंपैक्ट फैक्टर बोलते हैं ना इसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv²/r होता है, mv²/r होता है, mv²/r को आपने ऐसा लिख दिया w इंटू v²/gr। अब इसको क्या लिख सकते हो, p/w इज इक्वल टू v²/gr इज इक्वल टू व्हाट, आई, और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इंपैक्ट फैक्टर कहते हैं। ये पॉइंट्स आ गए आपके पास में, बताओ ठीक है। चलिए ठीक है, इफेक्ट तो हो ही गए, दो तरह के इफेक्ट क्रिएट करते हैं ना,
नाउ नेक्स्ट है आपके पास में स्टेबिलिटी एनालिसिस की बात कर लेंगे। ये भी एक थ्योरेटिकल कंडीशन है। देखो जस्ट ये है पॉइंट आपके पास में कि भाई ओवरटर्निंग होगी और दूसरा क्या होगा आपके पास में स्किडिंग होगी। दो तरह की कंडीशन रहेगी ना, एक रहेगी ओवरटर्निंग एंड सेकंड विल बी स्किडिंग। एक्चुअली ये अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो इनके अलग ही है। फील्ड में आप ओवरटर्निंग को बैलेंस करने के लिए, जो ओवरटर्निंग का इफेक्ट है उसको बैलेंस करने के लिए क्या सॉल्यूशन दोगे वो तो एक अलग है। ये जो कंडीशन अभी आप डिराइव कर रहे हो वो कोई उसका फील्ड का सॉल्यूशन नहीं है। फील्ड का सॉल्यूशन तो अलग सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अलग होता है। आप जस्ट मैथमेटिकल कंडीशन ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ओवरटर्निंग बच जाएगी। ये तो जस्ट मैथमेटिकल कंडीशन है, थ्योरेटिकल कंडीशन है, बट ये एक्चुअल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है ओवरटर्निंग को अवॉइड करने का। वो तो एक अलग ही है, सुपर एलिवेशन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो। बट अभी तो जस्ट थ्योरेटिकल कंडीशन बताई जा रही है। समझो जरा, एक दो छोटी छोटी डेरिवेशन यहाँ पे आप खुद से देखना जरा करके ना। अगेन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रिलेशन है आपके सब। जैसे सपोज करो ये ऐसे व्हीकल है आपके पास ना, ये व्हीकल है ऐसे, ये व्हीकल है, इस पे क्या एक्ट कर रहा है इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही तो एक्ट करेगा इस व्हीकल के ऊपर पी। ठीक है, ये कर्व के ऊपर मूव कर रहा है किसी, मैंने यहाँ पे कर्व बनाकर नहीं दिखाया बट आप समझो ना, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा रहा हूं तो क्या किसके ऊपर मूव कर रहा है व्हीकल, कर्व के ऊपर मूव कर रहा है। क्योंकि स्ट्रेट रोड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। क्या लगता है स्ट्रेट रोड पे मूव करते हुए कोई बाहर के डायरेक्शन में फोर्स हमारे ऊपर नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता है, रेडियस कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट हो गई रेडियस, तो पी कितना बन गया आपके पास, 0 बन गया भाई। mv²/r होता है, रेडियस कितनी है इनफाइनाइट, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो कोई नहीं लगता ना स्ट्रेट रोड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कहां पे लगेगा, कर्व के ऊपर लगेगा, कर्व पे। तो ये क्या बना रखा है, कर्व दिखा रखा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाया मैंने दैट मींस किसके ऊपर मूव कर रहा है व्हीकल, कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, कर्व पे, हॉरिजॉन्टल कर्व पे। सो ये हॉरिजॉन्टल कर्व है, अब इसको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कर्व को यहाँ पर, वो ऑलरेडी समझने की बात है कि यहाँ कर्व पे ही मूव कर रहा है अगर वो पी दिखा रखा है तो। लेट अस सपोज ये है आपके पास, कहां से पास करेगा, सीजी से पास करेगा ना, पास कहां से करेगा, सीजी से। लेट अस सपोज इस सीजी की हाइट कितनी है ग्राउंड से ऊपर, एच है, एच हाइट है। इन व्हील्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना मान लो आप, बी मान लो, बी मान लो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसका वेट लगेगा कैसे, ऐसे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, डाउनवर्ड लगेगा। ठीक, लेट अस सपोज ये कौन सा आउटर डायरेक्शन में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये कौन सा डायरेक्शन रहा होगा, आउटर रहा होगा, और ये कौन सा डायरेक्शन रहा होगा, इनर रहा होगा ना। आया पॉइंट समझ में। हम एक थ्योरेटिकल कंडीशन डेवलप करना चाहते हैं जस्ट टू प्रिवेंट द ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग को प्रिवेंट कराने के लिए। अब इसको मैथमेटिकली समझना है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कोशिश कर रहा है इसको ओवरटर्न कराने की। देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहली बात तो किसके अबाउट ओवरटर्न होगा, इसके अबाउट ना, आउटर व्हील्स के अबाउट। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे मोमेंट क्रिएट करवा रहा है क्या भाई, देखो ऐसे तो घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको, अगर ओवरटर्न होगा तो ऐसे घूमेगा ना व्हीकल। और ये डब्ल्यू क्या कोशिश कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब ये समझना पॉइंट है हमारा, सोम का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली कि कैसे मूवमेंट के डायरेक्शन क्या रहेंगे। आपने एसएफटी बीएमडी कराया, थोड़ा वो सोम का आइडिया तो होगा। तो क्या डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, किसी भी फोर्स की वजह से किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या। हाँ, जैसे ये पी फोर्स है आपके पास में, मुझे इस पी फोर्स की वजह से देखना इस पॉइंट पे क्या मूवमेंट का डायरेक्शन रहेगा, इसी पॉइंट के अबाउट तो देख रहा हूँ ना मैं, कैसे बताओगे। वो तो बता दिया आपने, आसान था यहाँ पर बताना, लेकिन तरीका क्या रहता है, जिस भी पॉइंट पे पता करना है उस पॉइंट पे थंब रखो, थंब रखो, लोड के डायरेक्शन में लेके जाओ किसको, फिंगर्स को, और जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में उसको घुमा दो। आया पॉइंट समझ में। लोड ऊपर लग रहा है ना, ऐसे देखो, यहाँ पे थंब रखा, लोड किधर है, ऊपर है। अब लोड के डायरेक्शन में क्या करो, फिंगर्स को घुमा दो। आया समझ में पॉइंट, कैसा मूवमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, बताओ आया समझ में पॉइंट। अगेन क्या करना है, दूसरे वाले की वजह से देखो, इस पे रखा हाथ, ठीक है, यहाँ पे हाथ रखो, लोड का डायरेक्शन क्या है आपके पास, इधर जा रहे हैं ना लोड, तो इस हाथ को किधर लेकर जाओ, इधर लेकर जाओ। अब क्या करो, लोड के डायरेक्शन में हाथ को घुमा दो। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है ना। आया समझ में, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। बताइए क्लियर है पॉइंट। सो देखो खुद से, इसकी वजह से कैसा मूवमेंट हो रहा है, ये ओवरटर्निंग मूवमेंट है, यही तो ओवरटर्न करवा रहा है इसको एक्चुअली। इसको पलटाने की कोशिश कौन कर रहा है, यही तो कोशिश कर रहा है ना। और ये क्या कर रहा है, इसको, इसके इफेक्ट को बैलेंस कर रहा है। ये क्या है आपके पास, रजिस्टिंग मूवमेंट है। आया पॉइंट समझ में। एक सेफ कंडीशन के लिए ओवरटर्निंग मूवमेंट कम होना चाहिए रजिस्टिंग मूवमेंट से। फॉर द सेफ कंडीशन ओवरटर्निंग मूवमेंट शुड बी लेस देन
रजिस्टिंग मोमेंट, या फिर आप बोल दो क्रिटिकल कंडीशन के टाइम पे जब ओवरटर्निंग होगी उस समय दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं, ओवरटर्निंग के टाइम पे तो ये ओवरटर्निंग ज्यादा हो जाएगा। क्रिटिकल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जिस समय जस्ट होने वाली होगी, उस समय पे क्या होगा, उस समय तो दोनों बराबर होंगे ना, उस समय को क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो क्रिटिकल कंडीशन के टाइम पे अभी डेरिवेशन लिखना नहीं है, वो लिखा हुआ है वहां पर ऑलरेडी। ओवरटर्निंग किसके बराबर होगा, रजिस्टिंग के बराबर होगा ना। ओवरटर्निंग है कितना आपके पास में, ओवरटर्निंग मोमेंट P इंटू एच, P इंटू एच हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, रजिस्टिंग कितना है W इंटू B बाय 2, P बाय W विल बी इक्वल टू व्हाट, P बाय 2H। ये कंडीशन आ गई आपके पास में, P बाय 2H। B क्या है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द व्हील्स, एंड H क्या है आपके पास, CG की हाइट कहां से, रोड के सरफेस पे से, रोड के सरफेस पे से। बताओ आया समझ में कंडीशन। अगर मुझे सेफ कंडीशन की बात करनी है तो सेफ कंडीशन के केस में क्या होगा, ओवरटर्निंग कम रहेगा किससे, रजिस्टिंग से। यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा क्या, आएगा लेस देन का साइन सेफ कंडीशन में। ये तो क्रिटिकल कंडीशन है, सेफ कंडीशन में तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा क्या, यहाँ पे अगर लेस देन का साइन आएगा यहाँ पर भी तो लेस देन का साइन बनेगा। हाँ हाँ, P बाई W से ग्रेटर हो जाएगा। इक्वल टू का केस तो क्रिटिकल कंडीशन है आपके पास, जब जस्ट होने वाली है ओवरटर्निंग, हुई नहीं है। और कम होने का मतलब है कि नहीं होगी ओवरटर्निंग, और ज्यादा का मतलब क्या हो गया, हो गई है ओवरटर्निंग। आया पॉइंट समझ। जैसे अगर ओवरटर्निंग मूवमेंट रजिस्टिंग मूवमेंट से ज्यादा है तो मतलब ओवरटर्निंग हो गई है, अगर ओवरटर्निंग मूवमेंट रजिस्टिंग मूवमेंट से कम है तो ओवरटर्निंग नहीं होगी। अगर दोनों बराबर हो गए हैं तो जस्ट होने वाली है, अगर थोड़ा सा भी आपने बढ़ा दिया अब तो क्या होगा, ओवरटर्निंग हो जाएगी। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये क्रिटिकल कंडीशन है, जब जस्ट ओवरटर्निंग हो जाएगी अगर आपने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो। आया पॉइंट समझ में। सो क्रिटिकल कंडीशन के लिए P बाई W कितना होना चाहिए, B बाई 2H। क्रिटिकल कंडीशन पे पूछ रहे हैं ना, B बाई 2H। अगर पूछे सेफ कंडीशन पे तो लेस हो जाएगा ना, P बाई W शुड बी लेस देन B बाई 2H, और अनसेफ में ज्यादा हो जाएगा, अनसेफ में ज्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट है ना। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं किसके लिए, स्कीडिंग वाले के लिए भी, स्कीडिंग के लिए भी ना। फोर्स इधर लग रहा है, इसको प्रिवेंट कौन करेगा, ये प्रिवेंट करेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स। बताओ, ये तो देख रखा है आपने, पहले दिन पे बताया था जब वो फ्रिक्शन की बात कर रहे थे। तो अगर आपको स्कीडिंग बचानी है, स्कीडिंग बचाने के लिए क्या होगा कंडीशन, P विल बी इक्वल टू व्हाट, क्रिटिकल कंडीशन तो ये है ना, P इज इक्वल टू F। भाई P उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसको बचाएगा कौन, अभी सुपर एलिवेशन नहीं दिया है। हाँ बताओ, आया समझ में पॉइंट, ये क्लियर है या नहीं है। वो तो ओवरटर्निंग वाली कंडीशन हो गई आपके पास में। अब बात कर रहे हैं किसके लिए, स्कीडिंग के लिए। जब स्किड होगा तो कौन प्रिवेंट करेगा उसको, फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा ना। तो जस्ट एट द टाइम ऑफ स्कीडिंग दोनों बराबर होंगे क्या, बराबर होंगे दोनों। सो P विल बी इक्वल टू व्हाट, स्मॉल f इनटू W। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन ही था ना आपके पास। नॉर्मल रिएक्शन मतलब व्हाट, वेट ऑफ द व्हीकल, वेट ऑफ द व्हीकल। तो कितना बन गया यहाँ से, P बाई W इज इक्वल टू, और ये F क्या है यहाँ पे, लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, स्मॉल f की बात कर रहे हैं ना। लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.15 होती है ना, इसकी वैल्यू रहेगी आपके पास 0.15 रहेगी। तो ये तो कंडीशन आ गई क्रिटिकल। अगर सेफ कंडीशन में क्या होगा, क्या ग्रेटर है, ग्रेटर है P बाई W से, और अनसेफ कंडीशन में P बाई W ज्यादा हो जाएगा किससे, F से ज्यादा हो जाएगा। देख लो ये सारी कंडीशन है। अब एक बार वो डेरिवेशन हो रखी है, उसको चेक करके देख लीजिए, आ जाएगा समझ में, देख के ना। हाँ एक बुक में मैंने पढ़ा था P बाई W था ना, हाँ B बाई 2H जो बताया गया था फॉर्मूला, मतलब B बाई 2H ग्रेटर देन इक्वल टू बताया गया था सर। ग्रेटर देन किस चीज के लिए, सर ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के लिए ना, नहीं ओवरटर्निंग के लिए सर, ओवरटर्निंग बचाने के लिए या फिर रोकने मतलब होने के लिए, सर बचाने के लिए सर। P बाई W ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो B बाई 2H ग्रेटर देन इक्वल टू बता रखा था उसमें। हाँ तो वो ग्रेटर ही तो हो रहा है यहाँ पर भी, इक्वल भी था सर, इक्वल में भी तो बच रहा है, इक्वल में भी बच ही रहा है वैसे तो। ऑप्शन था ना सर उसमें, तो एक तो था P बाई W इज लेस देन B बाई 2H, एक था ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो होना तो पहले से ही चाहिए, पर सर उसने ये दोनों सेट किए थे ऑप्शन में ना, तो हम ये वाला ऑप्शन में टिक लगाएंगे ना, कराएगा तो
ये तो वैसे क्रिटिकल कंडीशन होती है, हाँ स्पीड बच ही रहा है वैसे तो ना, अभी ओवरटर्निंग नहीं हुई है, हाँ, तो ओवरटर्निंग नहीं हुई ये है वाला ऑप्शन है कि लेस देन इक्वल टू वाला है। यस, हाँ बट ये वैसे बहुत रिस्की कंडीशन है। सर वो क्वेश्चन है सर, वो हुआ था देखा था, तो हाँ थ्योरी के लिए बोल सकते हो आप जस्ट ना, बट प्रैक्टिकली तो ऐसा कभी नहीं करवाएंगे, हाँ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। इक्वल रख दो आप, उसका तो मतलब जस्ट थोड़ा सा भी अगर ऊपर पहुंच गया ना, 0.1 भी अगर एक्सीड करी वैल्यू तो वो हो जाएगा सडनली। देख लो डेरिवेशन आ गई दोनों समझ में नोट्स में से पढ़ के, अब ये दोनों डेरिवेशन हो रखी है ना वहां पर, डायग्राम भी बन रखा होगा प्रॉपर आपके पास, आ रहा है इसे देख के समझ में? देखो एक बार जरा सही तरह से। I इज इक्वल टू पहले वाले केस में है, सेफ कंडीशन में क्या हो गया, लेस देन b by 2h, एंड अनसेफ में क्या हो गया, ग्रेटर देन b by 2h ना। अब दूसरे वाले के लिए देख लीजिए, लेटरल स्किडिंग के लिए सेफ कंडीशन में क्या है, लेस देन स्मॉल f है, क्रिटिकल कंडीशन पे बराबर हो गया, एंड अनसेफ कंडीशन पे क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना। बताओ आया समझ में पॉइंट? ठीक है, इसमें बताओ डेरिवेशन में कोई डाउट है क्या, दोनों में क्लियर है दोनों? चलो ठीक, बताओ ठीक, बढ़ा रहे ये आया समझ पॉइंट? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अभी ये बताओ, स्किडिंग को बचाने के लिए तो इम्पैक्ट फैक्टर शुड बी लेस देन स्मॉल एफ ना, और ओवरटर्निंग को बचाने के लिए b by 2h से कम होना चाहिए। अगर हमें दोनों को ही बचाना है तो किससे कम होना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हम्म, b by 2h से भी कम होना चाहिए, हाँ फ्रिक्शन से भी कम। फ्रिक्शन से भी कम होना चाहिए, तो फिर आप ये भी तो कह सकते हैं उन दोनों में से जो कम होगा, b by 2h या फिर स्मॉल f में से जो कम होगा उससे कम हो जाए बस, तो वो सेफ ही हो जाएगा दोनों कंडीशंस में। ये लिखा भी यहाँ पे ना, लिखा हुआ है देखो, लिखा होगा ना। तो टू अवॉइड बोथ ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग मिनिमम ऑफ 2 से, दोनों से कम होना चाहिए ना। आया समझ पॉइंट ये? ठीक है चलिए, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ना, यस। अब जस्ट समझना यहाँ पर अगेन कुछ थ्योरेटिकल चीज है आपके पास, इसके बाद आएगा सुपर एलिवेशन का समझ में पॉइंट। जस्ट समझो, जैसे पॉइंट आपके पास में ऐसे समझो, जब हम स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, किसी स्ट्रेट रोड पर आप मूव कर रहे हो, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, दोनों के दोनों टायर्स पे रिएक्शन कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी क्या, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना इक्वली दोनों टायर्स पे, ऐसा होगा। उसको ऐसे छोड़ो, टायर्स अभी छोड़ दो, ऐसे समझो जैसे हम सपोज किसी सीधे रोड पे जा रहे हैं, सीधे रोड पे जा रहे हैं, दोनों पैरों पे रिएक्शन कैसी रहेंगी, सेम जाएंगे, दोनों पे लोड कैसे ट्रांसफर होगा, इक्वली ट्रांसफर होगा। लेकिन जब हम किसी कर्व पे गए, कर्व पे जाने पे हमारे पे क्या एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें किधर खींचेगा, पकड़ के आउटर डायरेक्शन में खींचेगा। तो आप ऐसे अज्यूम कर लो जैसे कर्व है, ये साइड है आउटर साइड, एंड ये कौन सी साइड है, ये इनर साइड है। तो आउटर इधर साइड पे आप खींचने लग जाओगे ना, ऐसा होगा ना, हम आउटर साइड पे मूव करने लग जाएंगे। तो स्ट्रेट रोड पे दोनों पे रिएक्शन कैसी थी, सेम थी। लेकिन जब कर्व पे गए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल हमें फोर्स किधर खींचेगा, बाहर खींचेगा, आउटर साइड पे खींचेगा। सो इन दैट केस होगा क्या, जो रिएक्शन है वो किधर शिफ्ट होने लग जाएगी, बॉडी कैसे आउटर साइड पे शिफ्ट होने लग जाएगी क्या, बताओ ऐसा होगा या नहीं होगा? रिएक्शन किधर शिफ्ट होने लगेगी, आउटर पे शिफ्ट होने लग जाएगी। एंड जिस समय जस्ट ओवरटर्निंग होने वाली होगी, एट दैट टाइम इस इनर वाले टायर का, इनर वाले पैर का कांटेक्ट ग्राउंड से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, सारा का सारा वेट किधर आ जाएगा, आउटर पर आ जाएगा, पूरा का पूरा वेट ओवरटर्निंग के टाइम पे। ऐसा होगा ना, ऐसा हुआ ओवरटर्निंग के टाइम पे। लेकिन अगर इस ओवरटर्निंग के टाइम पे अगर कोई ऐसा फोर्स में डेवलप करा दो किसी तरह से, जो कि अगेन मेरी रिएक्शन किधर शिफ्ट कर दे, इधर शिफ्ट कर दी, तो ओवरटर्निंग बच जाएगी क्या? मतलब ओवरटर्निंग हो रही थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर खींच रहा था ना, पूरा रिएक्शन किधर शिफ्ट हो गया, इधर। अब कोई इधर में फोर्स ऐसा डेवलप करा दो जो कि मुझे किधर खींच दे, दोबारा से इधर खींच दे, तो फिर से रिएक्शन किधर आ जाएगी, इनर वाले पे। ओवरटर्निंग क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी ना, बच जाएंगे हम। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें रिएक्शन किधर शिफ्ट करानी है, फिर से इनर पे शिफ्ट करानी है। तो एट द टाइम ऑफ द ओवरटर्निंग रिएक्शन शिफ्ट हो गई थी किधर, आउटर पे पूरी की पूरी, इनर वाले ने कांटेक्ट छोड़ दिया था अपना ग्राउंड से। तो आपको क्या करना है, दोबारा से रिएक्शन किधर शिफ्ट करवानी है, इनर पे शिफ्ट करवानी है ना। अब इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास में, आप एक काम करो, सुपर एलिवेशन तो पता ही नहीं अभी है क्या, हमें क्या करना है, आप एक काम करो, आप क्या करो, इस आउटर वाले टायर को ऐसे उठा दो, आउटर वाले को क्या करो, एलिवेट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में,
इनर वाले के रेस्पेक्ट में रिएक्शन किधर पहुंच गई, इनर पर आ गई। अब इधर से कोई अगर फोर्स खींचेगा तो फिर भी कुछ पार्ट किधर रहेगा रिएक्शन का, इनर पे रहेगा क्या, यही तो कराना चाहते थे हम। बताओ आया पॉइंट समझ में। अब यहाँ पर है नहीं कुछ एलिवेट करके दिखाने लायक, अदरवाइज इसको एलिवेट करके दिखाता प्रैक्टिकली क्लास में। आप इतना तो सोच सकते हैं खुद से, आउटर पे चली गई थी पूरी की पूरी रिएक्शन। अब अगर आपने आउटर को एलिवेट कर दिया तो रिएक्शन फिर वो फिर से किधर शिफ्ट हो जाएगी, इनर पे शिफ्ट हो जाएगी ना। आया पॉइंट समझ में। अब रिएक्शन आपने फिर से उधर शिफ्ट करा दी, यही तो चाहते थे हम कराना। हाँ मतलब ऐसे कैसे होगा, अभी बता रहा हूँ ना कैसे होगा ऐसे। आउटर को आपने उठा दिया किसके रेस्पेक्ट में, इनर के रेस्पेक्ट में। मतलब आपने इनर और आउटर के बीच में क्या प्रोवाइड कर दिया, एक स्लोप दे दिया। क्या, कैसे स्लोप करा प्रोवाइड, ये आउटर को उठाया किसके रेस्पेक्ट में, इनर के रेस्पेक्ट में। इस स्लोप को तो सुपर एलिवेशन कहते हैं, सुपर एलिवेशन दिया ना हमने। आया पॉइंट। स्ट्रेट रोड पे ओवरटेनिंग हो जाती है, कर पर ही तो होगी। हाँ जहाँ पे ओवरटर्निंग हो जाती है वहां पे नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमारा कर्व पर ही आएगा देखो। हाँ यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं हो रखी फिर वो मैं कह रहा हूँ कि वो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं हो रखी है। सेंट्रीफ्यूगल को तो अफेक्ट ही कब आएगा आपके पास में, कर्व पे आएगा अफेक्ट, क्योंकि रेडियस ही नहीं है तो कहाँ से डेवलप होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ओवरटर्निंग हो गई है तो उसका रीजन कुछ अलग है फिर, ठीक है। हाँ उसका अलग रीजन रहा होगा। तो ओवरटर्निंग का खाली एक ही रीजन थोड़ी हो सकता है जिंदगी में, ओवरटर्निंग के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। इस वजह से एक रीजन है आपके पास क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक रीजन है ना ओवरटर्निंग का। तो आया समझ। हाँ मतलब आया समझ में पॉइंट, कैसे कर रहे हैं मतलब ये ना। तो आपने क्या करा, आउटर को क्या कर दिया, एलिवेट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। फिर से स्लोप आ गया दोनों के बीच में। इस स्लोप से हुआ क्या, ओवरटर्निंग प्रिवेंट करा दी क्या हमने, एंड दैट स्लोप इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको सुपर एलिवेशन कहते हैं। यही तो होता है सुपर एलिवेशन आपके पास में। सो आउटर को एलिवेट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, इनर के रेस्पेक्ट में, जिससे कि कुछ रिएक्शन फिर से किधर शिफ्ट हो जाएगी, इनर पे शिफ्ट हो जाएगी, ओवरटर्निंग प्रिवेंट हो जाएगी। ये था आपके पास। तो स्लोप दे दिया आपने इनर एंड आउटर के बीच में, कौन से डायरेक्शन में दिया है स्लोप, लेटरल डायरेक्शन में, बाय एलिवेटिंग द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, दैट स्लोप इज कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन। पर्पस क्या है इसका, टू प्रिवेंट द ओवरटर्निंग, टू बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये पर्पस है बस। अब यहाँ पे पॉइंट पढ़ के देखो सारे ना, जो जो पॉइंट लिख रखे हैं खुद से देखो, पढ़ के समझ में आएंगे अपने आप, देख लीजिए पढ़ के ना, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे समझ में आप खुद से। देखो पढ़ दो, और कहाँ तक पढ़ोगे, सुपर एलिवेशन की डेफिनेशन तक पढ़ लो जो नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है। यहाँ तक देखो पढ़ के इसको सबको। ये सारे पॉइंट दिखना पढ़ के, जो ना रिएक्शन वाले भी कुछ समझ में आ जाएंगे पढ़कर। कौन से वाला, सुपर एलिवेशन से ऊपर जो है केसी वाला, अच्छा इन केस ऑफ नो सुपर एलिवेशन, ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, इन केस ऑफ नो। अच्छा ये नहीं बताया मैंने अभी, हाँ ये समझाया नहीं है, ये मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ऐसी कंडीशन थी ना आपके पास, आप खुद से समझोगे, इसमें बताता हूँ देखो। जिस समय पे अगर मान लीजिए आपने सुपर एलिवेशन नहीं दिया, अगर सुपर एलिवेशन नहीं दिया, ओवरटर्निंग के टाइम पे पूरी रिएक्शन किधर शिफ्ट हो गई, आउटर टायर पे शिफ्ट हो गई ना। आउटर टायर के अंडर में क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा, एक जब भी व्हीकल ओवरटर्न, जब भी व्हीकल कर्व पे से जाएगा पूरी रिएक्शन किधर आ जाएगी,
आउटर पर आ जाएगी, तो उस आउटर के अंडर में बार बार इंपैक्ट डेवलप होता रहेगा क्या? एक व्हीकल गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, बार बार इंपैक्ट होगा डेवलप। तो ये बताओ क्या उस आउटर टायर के अंडर में जो रोड का सरफेस है वो ऐसे होने लग जाएगा? ऐसे हो जाएगा ना, इसी को तो बोलते हैं रट फॉर्मेशन, रट्स। सो रट फॉर्मेशन विल टेक बिलो द आउटर टायर। रट फॉर्मेशन, इस ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे क्रिएट होगा ना, इसको बोलते हैं रट, RUT। सो रट फॉर्मेशन किधर होगी? आउटर टायर के अंडर में या इनर वाले के अंडर में? आउटर के अंडर में ना, यही लिखा हुआ है पॉइंट। अब देखो, हाँ डिप्रेस्ड हो जाएगा वो पोर्शन पूरा ना, डिप्रेस्ड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल फट सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल फट सकता है, बिल्कुल बिल्कुल फट सकता है टायर। जब एक टायर पे पूरी रिएक्शन आ गई है, कर दिया ना थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन, देख लीजिए पढ़ के कि आउटर टायर के अंडर में क्या होगा आपके पास में, सडनली इंपैक्ट क्रिएट होता जाएगा ना, इसकी वजह से आउटर टायर के अंडर में जो रोड का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड हो जाएगा। चांसेस है कि टायर भी फट सकता है जब पूरा का पूरा लोड एक ही टायर पर आ रहा है, तो हाँ हो सकता है। अब आया पढ़कर ये समझ पॉइंट? अब बताओ आ गया? ये सुपर एलिवेशन तक की डेफिनेशन क्लियर है ना पूरी? सो सुपर एलिवेशन को क्या बोलते हैं? कैंट बोलते हैं, फिर बैंकिंग भी कहते हैं। इसी को कैंट भी कहा जाता है या फिर बैंकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट है आपके पास में क्या, इसका मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होता है। अब अगेन डेरिवेशन के साथ नहीं जाएंगे हम, ठीक है? बताओ, डेरिवेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस समय आपके पास में, बट अगर आप चाहोगे डेरिवेशन देखना तो उससे देखोगे तो समझ में आ जाएगा वो खुद से। मैं सिंपल मेन आपको रिलेशन बताऊंगा और जो जो IRC की रिकमेंडेशन है वो सब समझाऊंगा, ठीक है? देखो कुछ 2-3 फॉर्मूले रहेंगे आपके पास में। जैसे सबसे पहला रिलेशन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है आपके पास में। एक रिलेशन तो आ ही गया ना ऑलरेडी, कौन सा रिलेशन था? P बाय W इज इक्वल टू वॉट? P² बाय GR इज इक्वल टू I था ना, ये रिलेशन था आपके पास में, ये रिलेशन था, है ना? अब यहां से ये जो सेम वैल्यू निकल कर आ रही है ना आपके पास में, यही वैल्यू निकल कर आएगी किसके बराबर? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस EF के बराबर ये वैल्यू निकल कर आएगी, इसके बराबर निकल कर आएगी। अब ये F क्या है आपके पास में? लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15 होती है इसकी वैल्यू। एंड ये क्या है आपके पास में? इसको देख लो एक बार डायग्राम में, ये है E और ये क्या है? ये है 100। आया समझ? E क्या है? सुपर एलिवेशन, यही तो है। कितना उठा दिया आपने आउटर एज को, है ना? आया समझ में पॉइंट? तो क्लियर हो गई ये कहानी की क्या मतलब है यहाँ पे E का एंड क्या मतलब है F का मतलब क्या है? बोलो। तो एक रिलेशन तैयार हुआ यहाँ से। क्या रिलेशन तैयार हुआ फाइनली अगर देखोगे तो? E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस EF इज इक्वल टू V² बाय GR इज इक्वल टू P बाय W इज इक्वल टू I। ये रिलेशन बन गया ना आपके पास में, दिस इज द। और ये E ही क्या होता है? सुपर एलिवेशन होता है। बोलो। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। लेट अस सपोज ये थीटा है, ये क्या है आपके पास में? थीटा है। tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो E बाय 100 और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज E%। बताओ, या तो आप थीटा के टर्म में बोल दो या फिर आप किसके टर्म में बोल दो, दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं निकल के। या तो E% बोल दो या फिर क्या परसेंटेज के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सुपर एलिवेशन को अब कर सकते हैं ना। या फिर आप ये बोल दो कि मैंने आउटर एज को इतना उठा दिया, या फिर आप थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं क्या? बोलो। तो आगे जो E की वैल्यूज आपको दिखाई देंगी ना, वो ऐसे ही लिखी दिखाई देंगी परसेंटेज के टर्म्स में। 7%, 8%, 5%, 3%,
क्या मतलब रहेगा इसका? 0.03, 0.07% है, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? 7/100, 0.07। आया समझ में पॉइंट? सो रिलेशन तैयार है। इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, अगर डेरिवेशन तुम चाहोगे तो देख के समझ सकते हो यहाँ से खुद से, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है डेरिवेशन, बस थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा इसमें ना जस्ट, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, अब सही है, अब ठीक है, बोलो आया समझ में पॉइंट? तो ये देखो डेरिवेशन कर भी रखी है इसकी ना, इधर डेरिवेशन हो रखी होगी, तो क्या रिलेशन आया आपके पास में? P/W इज इक्वल टू व्हाट? E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ ना, 1 माइनस ई एफ, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, ये परसेंटेज इस वाले फॉर्मूले में पूछ रहे हो ना, एक ही तो लिखा है यहाँ पर, इस वाले फॉर्मूले में नहीं, परसेंटेज में नहीं है, वो तो डेसिमल में है, डेसिमल में है वैल्यू ना। तो लेकिन लिखी कैसे मिलेगी आपको? 7% ऐसी लिखी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कैसे में पुट होगा? डेसिमल में पुट होगा, यहाँ पे 0.07। आपको वैल्यूज जो लिखे देंगे मोस्टली रिकमेंडेशंस पे सब परसेंटेज में होंगी, 7% है, 8% है, 10% है, लेकिन फॉर्मूले में किस में पुट करना है? डेसिमल में पुट करवाना है, यानी कि 0.1, 0.07, 0.06 ऐसे। अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे एक दो ना। ये वाला वो पूछ रहे हो? हाँ वो तो फिर डेरिवेशन ही करा देता हूँ मैं पूरी। मैंने वो डेरिवेशन नहीं करवाई उसकी ना, हाँ डायरेक्ट ही लिखा है वो तो, क्योंकि कैसे आया वो तो डेरिवेशन से पता लगेगा आपको, बट डेरिवेशन मुझे लगा एट दैट टाइम कोई ऐसा रिक्वायरमेंट की नहीं है, डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे ना अभी कोई कि भाई डेरिवेशन कैसे हुई है इसकी, लेकिन हाँ फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करवाना है वो मैं सारे केसेस बता दूंगा तुम्हें। तो वो होने को हो सकता है वो कि कैसे आया उसके लिए डेरिवेशन कर दिखानी पड़ेगी फिर पूरी 20-25 देख लो वो डेरिवेशन, आप देख लो, इसमें लेंथी सी डेरिवेशन है वो, है ना, 10-15 मिनट चले जाएंगे आपके, और कुछ नहीं। हाँ वो बता रहा हूँ ना कैसे कैसे आएंगे वो बन के सारे, मतलब फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करवाना है, कौन से फॉर्मूले को, वो चीज सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, बट फॉर्मूला आ कैसे रहा है निकल कर वो इस समय थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। कौन से वाली चीज? हाँ हाँ लिखी है ना, देखो पढ़ के, लिखो, लिखा हुआ है पढ़ के, मिल गया? ये है 23 पे है, 22 पर है शायद, हाँ मिल गया ना। P/W इज इक्वल टू E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ लिखा हुआ है, मिल गया लिखा हुआ? मिला नहीं? मेरा जिसके सामने जनरल इक्वेशन भी लिखी हुई है, हाँ रेड बॉक्स में कर रखा है जिसके सामने जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, लिखा है ना। तो कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता रहा हूँ अभी, थोड़ा सा समझो उसको जरा ध्यान से। ये आया कैसे, वो डेरिवेशन का पार्ट है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया आपके पास में, ये कैसी एक्सप्रेशन है? जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, और ये इक्वेशन हर जगह पर वैलिड होगी। ये जो इक्वेशन है आपके पास जनरल इक्वेशन है, बिल्कुल कहां पर एप्लीकेबल होगी बताओ? हर जगह पर एप्लीकेबल होगी, सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी? इंडियन कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, बस इंडियन कंडीशंस में अभी बताऊंगा उसका रीजन क्या है, बाकी कहीं पर भी लगा दो उठाकर, बस कहां पे नहीं लगेगी? इंडिया में नहीं लगेगी। अभी उसका रीजन समझते हैं क्यों ऐसा नहीं है। इंडिया में इसी को मॉडिफाई करेंगे ना, अभी इसी को मॉडिफाई करेंगे, बट ऐसा नहीं कि ये भी लग सकती है इंडिया में, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा केस चेंज हो जाएंगे। तो लेकिन हमारी कंडीशंस ऐसी हैं कि हमारे एरियाज में प्रैक्टिकली वो केसेस नहीं मिलते, तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे वाली इक्वेशन इसी से बनेगी। अब समझो कैसे। तो ये तो जनरल इक्वेशन आ गई आपके पास ना, याद रखना है रिलेशन आपके पास, लेकिन इससे दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगी वो चीज समझने की कोशिश करो। एफ की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम? एक तरह 0.15 ना, जो लेके चलते हैं हम 0.15 होती है। इंडिया में सुपर एलिवेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल है, जो हम कंसिडर करेंगे एज पर आईआरसी, वो कितनी रहेगी? 10% रहेगी। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द आईआरसी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन इन इंडियन कंडीशंस विल बी व्हाट? 10%। इसको लिखेंगे, आगे लिखा हुआ है टेबल में ना, फाइल में लिखा होगा, आगे वो देख लेंगे, अभी के लिए बता दिया कितना होगा, 10% होगा इंडिया में मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगी। सो ई की मैक्सिमम कितनी है?
10%, यानी कि 0.1, f कितना है 0.15 है, तो कितना हो गया 0.015 हो गया ना। डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस ई एफ है ना, सो 1 माइनस 0.015 है, 0.015 है। ये जो टर्म है बहुत स्मॉल है क्या, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 1 ही तो आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 1 ही तो आ रहा है। अगर अप्रोक्सीमेटली 1 निकल कर आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दो 1 माइनस ई एफ को कितना लिख दो, लगभग 1 लिख दो। आया पॉइंट समझ, 1 माइनस ई एफ को कितना लिख दो 1 लिख दो। तो इक्वेशन क्या बन गई, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। लेकिन हमने इसको 1 कब कर दिया, जब हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू बहुत कम निकल कर आ रही थी, तभी तो किया ना आपने। सिंस ई मैक्सिमम इंडिया में 10% ही होता है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर 10% ही है तो ये कितना बन गया 0.015, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 1 हो गया ना। ऐसा कब कर पाए हम, जब ये वाला टर्म बहुत कम निकल कर आ रहा है, या फिर आप ये बोल दो जब सुपर एलिवेशन की वैल्यू बहुत कम है। 10% क्या है, एक तरह से बहुत कम वैल्यू है। अगर मैं सुपर एलिवेशन को बढ़ा दूं, सपोज करो आप 40% बोल दो, 50% बोल दो, इन दैट केस 50% क्या ये वैल्यू स्मॉल आएगी क्या, हाँ नहीं आएगी ना, ये वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये डिफरेंस 1 माइनस ई एफ का डिफरेंस कम निकल कर आएगा। अगर ये ई एफ बढ़ेगा तो 1 माइनस ई एफ क्या आएगा, कम निकल कर आएगा ना। अगर कम निकल कर आएगा तो क्या आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हो, नहीं लिख पाओगे ना इन दैट केस। आया पॉइंट समझ में, कि हमने यहाँ पे क्यों 1 माइनस ई एफ को 1 लिख दिया है, बताओ। हाँ क्योंकि वो बहुत कम है। लेकिन अगर मैं सुपर एलिवेशन बढ़ाऊंगा, सपोज 40% कर दूं, 30% कर दूं, तब इसको 1 कर दोगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। तब आपको कौन सी इक्वेशन से जाना पड़ेगा, ये जनरल इक्वेशन से जाना पड़ेगा ना, तब तो जनरल वाली से। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम कितना है 10% ही है, तो इसीलिए इंडिया में हम इसको यूज नहीं करेंगे। आया पॉइंट समझ में। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा दे दे थियोरेटिकली कि भाई 50% है सुपर एलिवेशन, तब तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसी को यूज करना पड़ जाएगा ना। लेकिन इंडियन कंडीशन में होता ही नहीं है 50%, कितना होता है मैक्सिमम 10% होता है। तो आपके लिए रिक्वायरमेंट किसकी आएगी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। बट वो केस भी मैंने बता दिया कि अगर आ जाए तो कौन सा कंसिडर करोगे फिर, लेकिन आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो कंसिडर करनी पड़ जाए तुम्हें, ऐसा नहीं आएगा। तो इससे आपने ये बना लिया ना 1 माइनस ई एफ कितना हो गया आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो क्या बन गई इक्वेशन आपके पास, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर बन गया ना, वी स्क्वायर बाय जी आर बन गया आपके पास में। बोलो आया पॉइंट समझ में, वी स्क्वायर बाय जी आर, और इट इज इक्वल टू व्हाट, पी बाय डब्ल्यू, एंड इट इज इक्वल टू ये आई के बराबर है। क्लियर है पॉइंट। सो ये इक्वेशन है जो हम ये भी यूज नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम जो है ये वाली इक्वेशन भी यूज नहीं करेंगे। इसको चेंज करो स्टैंडर्ड यूनिट में। भाई v किस में है, हमें तो kmph में रखना है ना। वो ऑलरेडी बता रखा है कि हम सारे फॉर्मूले ऐसे बनाएंगे जिससे कि v किस में रहे, kmph में। लेकिन डिस्टेंस किस में निकल कर आए, मीटर में निकल कर आए। सो v यहाँ पे kmph में लिखा हुआ है, और ये किस में है, रेडियस मीटर में है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो डायमेंशनली बैलेंस नहीं है इक्वेशन जो है। कैसे बनाओगे इक्वेशन को डायमेंशनली बैलेंस, 0.278 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड में क्या रहेगा g की वैल्यू डाल दो, 9.81 इंटू आर हो गया। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, और सॉल्व इस तरह से करना है जिससे कि ऊपर क्या टर्म बने, वी स्क्वायर बने जस्ट। तो ये नीचे लेकर आओगे, फिर आप ये बन जाएगा आपके पास 126 पॉइंट समथिंग बनेगा। उसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दिया आपने, आर लिख दिया, 127 आर। बताओ आया समझ में पॉइंट। सो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू पी बाय W इज इक्वल टू आई। ये इक्वेशन आ गई ना आपके पास में, देख लो चेक करके। अब देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, जहां पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, स्टार भी बना रखा है जिसके पास 2-3 ना। E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 आर। वी किस में है वहां पे, kmph में है, आर किस में है, मीटर में है, और E किस में डालोगे, डेसिमल में, और F कितना होगा 0.15। ये सब कंडीशंस है। तो ये भी समझ में आएगा। देखो ये भी लिख रखा है यहाँ पे, F कोएफिशिएंट ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन कितना होता है, 0.15 होता है ना। E मैक्सिमम कितना है, 10% है। E मैक्सिमम कितना है आपके पास, 10% है ना।
सो EF कितना हो गया 0.015, वेरी वेरी स्मॉल, 1 माइनस EF अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, सो E प्लस F इज इक्वल टू P बाय W बन गया ना। अब यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर इंडियन कंडीशंस, देखो इसके सामने क्या लिख रखा है, ओनली फॉर इंडियन कंडीशन लिख रखा है, मतलब ये इक्वेशन कहाँ पर वैलिड है, सिर्फ इंडिया में, और जो पुरानी वाली थी वो हर जगह पर वैलिड है, सिर्फ कहाँ पे वैलिड नहीं है, इंडिया में वैलिड नहीं है, लेकिन ये वाली सिर्फ इंडिया में वैलिड है, क्योंकि ऐसा आप कहां पर कर पाए, सिर्फ इंडिया में तो कर पाए, 10% कहां पर है, सिर्फ इंडिया में जस्ट, इसलिए ऐसा हुआ। तो बताओ यहां तक आया क्या समझ में पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ओके, अब नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट अब क्वेश्चन अभी करेंगे बाद में ना, पहले थोड़ी सी और थ्योरी समझो। यस, एक पॉइंट बताया था अभी आपको, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन वाला ना, एज पर IRC डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रोड्स हमें मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू परमिट कर रखी है, कितनी, जैसे अर्बन रोड्स में Emax कितना है आपके पास में, 4% तक है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में कितना है 7% है, माउंटेनियस एंड स्टीप में कितना है आपके पास में 10% है। तो देखो एज पर IRC मैक्सिमम कितना है आपके पास 10% है इंडियन कंडीशंस में, और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कोड का, मतलब वही IRC का इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना कितना कंसिडर करना है। आ गया पॉइंट समझ? तीनों वैल्यू याद रखना। इसके बहुत सारे वो भी होते हैं, क्यों मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है कोड ने Emax पे, क्यों मिनिमम पे लिमिट लगा रखी है, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं है इस समय पे, थोड़ा सा मेन चीजें लेके चल रहे हैं ना इस समय पे, बाकी फाइल में आपको मोस्टली सारी चीजें दिख जाएंगी काफी हद तक लिखी हुई। ई मैक्सिमम के लिए भी लिमिट है, ई मिनिमम के लिए भी लिमिट है ना, दोनों के लिए लिमिट है, लेकिन बस यहाँ पे जस्ट वैल्यू याद रखो, कितना है मैक्सिमम के लिए 4% है, 7% एंड 10% ना। बताओ आया पॉइंट समझ में? ठीक है, बताओ क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में होगा, बीच में तो न्यूमेरिकल दी थे ना 2-3, तो न्यूमेरिकल तो अभी करेंगे हम आराम से एक साथ सॉल्व, अभी तो जस्ट थ्योरी देख ले रहे हैं। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब आया पॉइंट आपके पास में, सपोज करो आपने सुपर एलिवेशन किसी भी रोड पे प्रोवाइड, मतलब कैलकुलेट किया कितना सुपर एलिवेशन देना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो देखेंगे अभी। आपने करा सुपर एलिवेशन कैलकुलेट, एंड लेट अस सपोज उस सुपर एलिवेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करके वो जो वैल्यू है कितनी निकल कर आई, वो आपकी कैम्बर से कम निकल कर आ गई। कैम्बर भी तो दे रखा होगा ना, कैम्बर तो दे रखा होगा रोड पे, कैम्बर से कम निकल कर आ गई, भाई वो भी स्लोप था ये भी स्लोप है। कैम्बर में क्या करते थे आप, कैम्बर में करते थे हम ऐसे, ऐसे होता था ना कैम्बर में, ये कैम्बर था, लेकिन सुपर एलिवेशन में क्या होता है, सुपर एलिवेशन में आउटर को उठाना होता है ना, किसके रेस्पेक्ट में, इनर के रेस्पेक्ट में, इनर के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो ये ग्रीन वाला है कैम्बर एंड ये येलो वाला क्या है, सुपर एलिवेशन है। अब सपोज करो किसी कर्व पे बात कर रहे हैं, कर्व पे, स्ट्रेट रोड पे तो सुपर एलिवेशन नहीं दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं है, लेकिन कर्व के ऊपर क्या दे रखा होगा आपने, सुपर एलिवेशन देना है, वहां पर क्या देना है, सुपर एलिवेशन देना है। लेकिन कैम्बर भी तो चाहिए था रोड को कैम्बर भी तो चाहिए था ना, बारिश का तो वही तो आएगा ही कैम्बर, तो स्ट्रेट रोड पे तो सिर्फ कैम्बर की रिक्वायरमेंट थी, सुपर एलिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन सर्कुलर पार्ट पे, कर्व पे आपको सुपर एलिवेशन भी चाहिए एंड कैम्बर भी चाहिए, है ना, दोनों चाहिए ना। आया समझ में पॉइंट? भाई स्ट्रेट पे तो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ कैम्बर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कर्व पोर्शन पे आपको सुपर एलिवेशन भी चाहिए एंड आपको कैम्बर भी चाहिए। लेकिन कैम्बर इस तरह से देते हैं, ऐसे ग्रीन वाला दिखा रखा है यहाँ पे, ऐसे तो होता है ना कैम्बर, लेकिन सुपर एलिवेशन कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक साथ दोनों दे दोगे, ऐसा है पॉसिबल? मतलब इसको भी उठा दो इसके रेस्पेक्ट में एंड उसको ऊपर भी पहुंचा दो, ऐसा है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना। सो एट द कर्व्ड पोर्शंस जो सुपर एलिवेशन होता है वही कैम्बर का काम करता है। देखो वो काम करेगा नहीं क्या, रेन वाटर को ड्रेन आउट करने का, करेगा ना। हाई पॉइंट समझ में क्या मतलब है, क्लियर हो गया कहानी? हाँ, स्लोप ही तो देना था ना आपको, स्लोप दे दिया आपने, कैम्बर ही कन्वर्ट कर दोगे आप किसमें, सुपर एलिवेशन में, सुपर एलिवेशन में। यस हाँ हाँ हाँ, डिप्रेस कर दो, हाँ बिल्कुल करते हैं, वही करेंगे।
तो सर इसका मतलब ये है कि कैम्बर और एलिवेशन इक्वल होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं, एक केस है जिसमें इक्वल हो जाएंगे, हमेशा इक्वल नहीं होंगे। अगर सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करके कैम्बर से भी कम आ जाए, इन दैट केस आप सुपर एलिवेशन को कैम्बर के बराबर ही प्रोवाइड कर देते हो। हाँ, हमेशा इक्वल नहीं होंगे। तो अगर अभी उसके उस पर डिस्कस करें, अगर बाई चांस आपने सुपर एलिवेशन कैलकुलेट किया, रोड पे फॉर्मूला अप्लाई करवाता है, लेकिन उस सुपर एलिवेशन की वैल्यू कैम्बर से कम आ गई, तो आपको कम से कम कैम्बर तो देना ही था ना। कैम्बर से कम आ गई लेकिन सुपर एलिवेशन की वैल्यू, तो आप जो सुपर एलिवेशन है वो कितना दे दो, कैम्बर के बराबर ही दे दो। मतलब जो कैम्बर ऐसे होना था रोड पे, सपोज करो कैम्बर कितना था, 2% था ना, आप इस 2% स्लोप को ही क्या कर दो, पीछे तक ऐसे एक्सटेंड कर दो, बस। आया पॉइंट समझ में? तो कैम्बर भी हो गया और सुपर एलिवेशन भी हो गया। यहाँ पे इस पार्ट में सॉइल को फिल कर दो, जस्ट यहाँ पर सॉइल फिल करवा दो, तो होता है बिल्कुल वो इनर एज को नीचे पहुंचा सकते हैं हम सुपर एलिवेशन देने के लिए। वो तो तरीके होते हैं आपके पास सुपर एलिवेशन देने के। सुपर एलिवेशन देने के 2-3 तरीके हैं। आप सेंटर के अबाउट रोटेट कर दो पेमेंट को, आप इनर एज के अबाउट रोटेट कर दो पेमेंट को, है ना। कोई सा भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हो, डिपेंड करेगा कंडीशंस कैसी है हमारे यहाँ पे। वो आगे आएंगे तरीके, वो निकल करना आएंगे वो तरीके दोनों आगे। तो आया पॉइंट समझ में? सो पॉइंट आपके पास में कि अगर सपोज करो कैम्बर तो प्रोवाइड करना ही था ना, लेकिन सपोज करो सुपर एलिवेशन किससे कम निकल कर आया, कैम्बर से कम निकल कर आया, इन दैट केस आप कैम्बर को ही किस में कन्वर्ट कर दो, सुपर एलिवेशन में कन्वर्ट कर दो। तो मिनिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी हो गई, कम से कम कैम्बर के बराबर ना, कैम्बर से कम तो नहीं कर भी देंगे। सो मैक्सिमम की भी वैल्यू आ गई आपके पास 4%, 10, 7% एंड 10%, एंड मिनिमम की भी वैल्यू आ गई आपके पास में, कितनी वैल्यू है, कैम्बर के बराबर है। मैक्सिमम लिमिट भी आ गई आपके पास में, मिनिमम लिमिट भी आ गई। तो प्रोवाइड कितना करोगे ना, तो ऐसा थोड़ी कि मैक्सिमम भी प्रोवाइड करेंगे, फिर ऐसा भी नहीं है कि मिनिमम भी प्रोवाइड करेंगे। कौन सा प्रोवाइड करेंगे, इनके बीच में कोई ना, या तो बीच में या फिर मिनिमम के बराबर या फिर मैक्सिमम के बराबर, इनसे बाहर नहीं जाओगे इस लिमिट से कहीं भी। सो रेंज क्या बनेगी आपके पास में, ई प्रोवाइडेड या तो कम रहेगा या इक्वल रहेगा किसके, और यहाँ पे ई मैक्स ऐसा ही होगा ना। अच्छा हाँ, ई मिनिमम देख लो, ये आएगा ना कंडीशन। अब इसको एक बार देखो पढ़ के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ना, if the calculated super elevation comes out to be less than or equal to the camber of the road, then the minimum super elevation provided on the horizontal curve may be limited to the camber of the road। आ गया पॉइंट समझ में? अब यहाँ पे लिख रखा है देखो, e minimum less than or equal to what, e provided और less than or equal to कितना, e max। आ गया समझ में पॉइंट? बताइए, ये क्लियर है कहानी? ठीक, ये क्लियर है ना? हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं डिजाइनिंग की तरफ सुपर एलिवेशन की। नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट, डिजाइनिंग ऑफ द सुपर एलिवेशन। एक फॉर्मूला तो आपने ऑलरेडी ड्राइव कर ही लिया है। कौन सा फॉर्मूला था आपके पास में, E प्लस एफ, ये वाला लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बहुत। बट इनमें ऐसी कंडीशंस है ना कि हमें ये पता होगा, फॉर्मूला पता होगा हमें कि कौन सा फॉर्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाते हैं। मतलब पता होगा कि फॉर्मूला कौन सा है, सही पता होगा फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन फिर भी गलत होता है। रीजन क्या है कि फॉर्मूला सही से अप्लाई ही नहीं करवा पाते हम, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इस वाले टॉपिक में। तो फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे आपको सुपर एलिवेशन वाले में, लेकिन सही जगह पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करवाना है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपके पास में। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में क्या, डिजाइनिंग ऑफ द सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट, डिजाइनिंग ऑफ द सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन की डिजाइनिंग की बात करनी है अब, डिजाइनिंग ऑफ द सुपर एलिवेशन। हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, ई मिनिमम किसके बराबर है, कैम्बर के बराबर है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो डिजाइनिंग करनी है सुपर एलिवेशन की। देखो कुछ स्टेप्स है हमारे पास में। अब सिंपल पॉइंट है, आपको रोड को डिजाइन करना है सुपर एलिवेशन के लिए ना। अब कोई एक व्हीकल तो जाएगा नहीं रोड पे, अगर एक अकेला व्हीकल होता तो आराम से डिजाइन कर ही लेते, लेकिन कंडीशन कैसी रहती है, कंडीशन तो मिक्स ट्रैफिक रहती है, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन रहती है, हर स्पीड पे व्हीकल मूव कर रहे होंगे, कम पे भी जाएगा, ज्यादा पर स्पीड पे भी जाएंगे। तो हमें किसके लिए सेफ बनाना है,
हर तरह के व्हीकल के लिए सेफ बनाना है। सुपर एलिवेशन ऐसा डिजाइन करना है रोड पे जिससे कि हर कैटेगरी ऑफ व्हीकल सेफली मूव कर पाए, चाहे कम स्पीड पे जाए चाहे ज्यादा स्पीड पर जाए। तो ऐसा सुपर एलिवेशन देना है आपको रोड पे। तो इसके लिए बात आती है मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, मतलब कि हर एक तरह का व्हीकल सेम रोड पे मूव कर रहे हैं अलग अलग स्पीड पे। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। सो हमें डिजाइनिंग करनी है फॉर द मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, जिसमें कि अलग अलग व्हीकल अलग अलग स्पीड पे जाएंगे। कुछ स्टेप्स है आपके पास है ना। पहली बात तो ये कि जब हम डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग करते समय क्या हम मैक्सिमम स्पीड के लिए डिजाइनिंग करें सुपर एलिवेशन की, या फिर मिनिमम स्पीड के लिए डिजाइनिंग करेंगे जो उस रोड पे जाने वाली है। ना मैक्सिमम के लिए करेंगे ना मिनिमम के लिए करेंगे, ठीक है। ना ही मैक्सिमम के लिए करते हैं और ना ही मिनिमम के लिए करते हैं। अब इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो डिटेल में डिस्कस कर सकते थे हम, कि भाई मैक्सिमम के लिए क्यों नहीं करते हैं, मिनिमम के लिए क्यों नहीं करते हैं। बट वही है कि फिर से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, किसकी, टाइम की रेस्ट्रिक्शन है। हाँ एक लाइन में नहीं हो पाता ना। उसके तो देखो ना रीजन, आप समझ गए, खुद से देख लो। चलो वो जब बता ही रहे हैं तो बता ही देते हैं, ठीक है। 5-10 मिनट लगेगी उसमें ना। भाई जैसे सपोज करो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r होता है ना। mv² बाय r है। cf इज प्रोपोर्शनल टू v²। cf इज प्रोपोर्शनल टू v² है ना। तो डिजाइनिंग करनी है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब सुपर एलिवेशन का पर्पस क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना, जस्ट यही तो पर्पस है, और कोई काम नहीं है सुपर एलिवेशन देने का। लेकिन अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे स्पीड कौन सी कंसीडर कर ली, मैक्सिमम स्पीड कंसीडर करी, मैक्सिमम कंसीडर करी। अगर मैक्सिमम स्पीड कंसीडर करूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सुपर एलिवेशन भी क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम भी चाहिए ना। सुपर एलिवेशन भी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। सो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन का क्या मतलब है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन देने का मतलब ये है कि आपने ऐसे कर दिया इसको, सरफेस को इस तरह से। आया पॉइंट समझ में। ये क्या है, ई मैक्स है, ई मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझो स्पीड कौन सी कंसीडर कर रखी है, वी मैक्स कंसीडर कर रखी है ना। लेकिन हर एक व्हीकल वी मैक्स पे तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। कुछ व्हीकल ऐसे भी होंगे जो किस स्पीड पे मूव करेंगे, बहुत कम स्पीड पे मूव करेंगे ना। अब जो व्हीकल बहुत कम स्पीड पे मूव करेंगे, आपने तो ये डिजाइन करा किसके लिए, मैक्सिमम वालों के लिए ना। तो आपने बहुत ज्यादा उठा दिया, एलिवेट कर दिया किसको, इस आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। लेकिन जो व्हीकल बहुत कम स्पीड पर मूव करेंगे उनके लिए क्या दिक्कत हो जाएगी, ये ऐसे मूव कर जाएंगे ना। आया पॉइंट समझ में, इनर डायरेक्शन में खिसकने लग जाएंगे वो। आया पॉइंट समझ, क्योंकि ये जो सुपर एलिवेशन है, सुपर एलिवेशन इधर डायरेक्शन में कंपोनेंट डेवलप करवा रहा है। आया समझ में, सुपर एलिवेशन से वेट का एक कंपोनेंट किधर आ जा रहा है, इधर डायरेक्शन में आ रहा है ना, W sin थीटा कंपोनेंट। आया पॉइंट समझ। अगर ये सुपर एलिवेशन ना होता है, फ्लैट रोड रहती, तो ये W sin थीटा आता क्या, नहीं आता ना, नहीं आता। थीटा कितना हो जाता, 0, साइन 0 0 होता है, W sin थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। आया पॉइंट समझ में, बोलो। अगर थीटा ना हो, अगर ये सुपर एलिवेशन ना होता तो W sin थीटा कंपोनेंट करवाया इसने इधर डेवलप। इस W sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस कर रहा था। आया पॉइंट समझ में, इसको बैलेंस कौन कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा था। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो व्हीकल को अगर प्रॉपरली मूव करना है सरफेस पे से, W sin थीटा किसको बैलेंस करना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना चाहिए ना प्रॉपर तरह से। इतना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो जो कि W sin थीटा को बैलेंस कर पाए। लेकिन आपने थीटा बहुत ज्यादा दे दिया, सुपर एलिवेशन ज्यादा देने का मतलब क्या है, थीटा क्या कर दिया, बहुत ज्यादा दे दिया। थीटा बहुत ज्यादा देने का मतलब क्या है, W sin थीटा क्या कर गया, बढ़ गया। एंड सुपर एलिवेशन क्या, पी को, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इधर कंपोनेंट है वो क्या रहा, कम रहा। सो W sin थीटा बढ़ने की वजह से व्हीकल किधर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा ना। आया पॉइंट समझ में, क्या दिक्कत है। अब दूसरा केस अगर कंसीडर करो, सपोज आप V मिनिमम कंसीडर कर लो। V मिनिमम में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप कम होगा ना। सुपर एलिवेशन भी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। अगर कम दोगे तो इसका मतलब ये है, ये मतलब है। आया पॉइंट समझ में। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा बहुत कम है। अगर थीटा बहुत कम है तो W sin थीटा क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा ना, बहुत कम रहेगा। लेकिन सपोज करो कोई ऐसा व्हीकल आया जो कि मैक्सिमम स्पीड पे मूव कर रहा है। सो मैक्सिमम स्पीड पे मूव करने वाले व्हीकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी कि ये वाला कंपोनेंट क्या करा दिया आपने, बढ़ा दिया। ये कंपोनेंट बढ़ चुका, ये कंपोनेंट क्या है, बहुत कम है।
ये इसको बैलेंस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, वो किधर मूव कर जाएगा व्हीकल? उधर मूव कर जाएगा, वो बाहर खिसक जाएगा रोड पे से। ये पॉइंट आता है सिंपल सा ना आपके पास में। सो ना तो मैक्सिमम कंसिडर करेंगे ना ही मिनिमम कंसिडर करेंगे। इसलिए आईआरसी ने क्या कहा कि 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड के लिए क्या करो, डिजाइनिंग करो। जो भी रोड की डिजाइन स्पीड है उसका कितना कंसिडर करोगे, 75% कंसिडर करोगे, इसके लिए डिजाइनिंग करिए। अगर सपोज 100 kmph है रोड की डिजाइन स्पीड, तो किस लिए डिजाइनिंग करेंगे, 75 के लिए। 75 के लिए। एंड कंसिडरिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0, कंसिडरिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज, ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप। सो क्या करना है भाई, 75% डिजाइन स्पीड कंसिडर करनी है एंड एफ को कितना मानना है, 0 मानना है। सो अब निकालो सुपर एलिवेशन चाहिए कितना। इक्वेशन क्या होती है, E + F = V² / 127R। V कितना हो गया 0.75 इंटू V, F कितना हो गया 0 हो गया। सो E की वैल्यू क्या बच रही है आपके पास में, इसको सॉल्व करोगे V² / 225 करके आएगा, 225 R निकल कर आएगी वैल्यू। स्टेप्स हैं IRC के दिए हुए ना। अभी F का भी रोल आएगा, F का भी रोल आएगा आगे। हाँ आगे बिल्कुल, वो तो मान लिया हमने 0, F हमने जस्ट माना है 0, बट 0 थोड़ी है, डेवलप तो हो गई ना। तो हमने जस्ट 0 माना है पहले स्टेप में, बाकी 0 नहीं है वो। आया पॉइंट समझ? तो कितना होगा, क्या रहेगा आपके पास फर्स्ट स्टेप कि डिजाइन करो 75% ऑफ डिजाइन स्पीड के लिए, कंसीडरिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0। देखो इसको जरा पढ़ के देखो ना। डिजाइन ऑफ द सुपर एलिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर ए मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, ये पॉइंट बताया अभी है ना। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है डिजाइन करना मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन में, ठीक है, बिकॉज different vehicle travel with different speeds. Keeping this in mind, IRC has provided some design steps for super elevation. Clear है पॉइंट? स्टेप 1 क्या बोल रहा है, डिजाइन द सुपर एलिवेशन फॉर 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड, ठीक, कंसिडरिंग कोएफिशिएंट लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0। सो यहां से उठाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, E + F = V² / 127R। F कितना हो गया 0 हो गया, क्या बचा आपके पास में, V को कितना डाल दोगे 0.75। सो क्या बन गया आपके पास, ये E = व्हाट, V² / 225 इंटू R हो गया ना, ये बन गया आपके पास, V² / 225 इंटू R हो जाएगा। ये पॉइंट आया, क्लियर है। अब देखो जरा इसमें, अब आपके पास में आ गए दो फॉर्मूले आ चुके ना। एक तो फॉर्मूला क्या आया, E + F = V² / 127 इंटू R। एक तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा आया, V² / 225 इंटू R। ये दूसरा फॉर्मूला है। दोनों से ही क्या मिलेगा हमें, सुपर एलिवेशन मिलेगा ना। इसकी वैल्यू तो 0.15 होती है, इससे भी सुपर एलिवेशन मिलेगा एंड इससे भी क्या मिलेगा, बट लेकिन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे वो पॉइंट है। अप्लाई कौन सा करना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका कब, सपोज करो कि कोई एक ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ए व्हीकल इज ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 80 kmph, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड। किसकी बात हो रही है, एक अकेले व्हीकल की बात हो रही है, किसी अकेले व्हीकल की तो बात करी ना आपसे कि भाई एक व्हीकल था 80 kmph से मूव कर रहा है, उसको कितना सुपर एलिवेशन चाहिए, या फिर कोई एक व्हीकल है 100 kmph से मूव कर रहा है, उसको कितना सुपर एलिवेशन चाहिए। ऐसा ही तो प्रॉब्लम बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे, ऊपर वाला अप्लाई करवा दो। जब किसी एक अकेले व्हीकल की बात हो रही है तो कौन सा अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करवा देंगे। लेकिन अगर बात कर रहा है इस तरह से कि द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड इज 100 kmph, अब डिजाइन स्पीड बोल दिया, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, डिजाइनिंग की बात कर रहा है, डिजाइनिंग की बोल रहा है ना। और डिजाइन स्पीड बोल रहा है दैट मींस किसकी बात कर रहा है, डिजाइन स्पीड की बात कर रहा है। अगर डिजाइन स्पीड बोल रहा है दैट मींस कौन सा अप्लाई करवाओगे, यही तो आ रहा है डिजाइनिंग के लिए, बताओ, डिजाइनिंग में तो यही है ना, बोलो। सो अगर एक सिंगल व्हीकल की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला, अगर डिजाइन स्पीड लिख के दे रहा है तो नीचे वाला फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में लिख के दे मिक्स ट्रैफिक कंडीशन तो नीचे वाला। मिक्स ट्रैफिक कंडीशन का भी मतलब क्या है, हर कंडीशन में सेफ होना चाहिए ना। आया पॉइंट समझ, 3 केस हो गए ना, सिंगल व्हीकल की बात हुई तो ऊपर वाला मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, और डिजाइन स्पीड बोल देंगे तो नीचे वाला फॉर्मूला। लेकिन एक और केस बनेगा यहाँ पे कि क्वेश्चन में लिख के देगा डिजाइन स्पीड एंड साथ साथ ये भी बोल देगा कंसीडर करो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, ऊपर वाला होगा। एफ किस में आ रहा है, ऊपर वाले में तो आ रहा है ना। आ गया पॉइंट समझ में, तो वो अप्लाई करने से पहले सोचना। फॉर्मूले याद हो जाएंगे सारे, लेकिन ये नहीं पता लगता कि अप्लाई कौन सा करवाना है, ठीक है।
सो डिजाइन स्पीड सिर्फ बोल रखा है तो नीचे वाला, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन बोल रखा है तो नीचे वाला फॉर्मूला। अब डिजाइन स्पीड प्लस बोल दे आपको कि भाई कंसिडर करो किसको, फ्रिक्शन को भी, तो कौन सा अप्लाई करेंगे? और खाली एक सिंगल व्हीकल की बात हो रही है तो फिर तो ऊपर वाला हो ही जाएगा आपके पास में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास, जस्ट प्लीज बता पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है चलो, नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास में? अब देखो जरा, अगर सपोज करो अब ये जो e की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट करी ना, पहले स्टेप से b²/225r से आपने e की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आप इस वैल्यू को कंपेयर करोगे किसके साथ में? मैक्सिमम के साथ में कंपेयर करो। अगर e कैलकुलेट करके मैक्सिमम से कम निकल के आता है, सो क्या करो, जो वैल्यू आई उसी को क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो, है ना। लेकिन अगर मैक्सिमम से ज्यादा निकल कर आ गया, इन दैट केस क्या करेंगे, मैक्सिमम पर ही लिमिट कर दो उसको, क्योंकि उससे तो ऊपर नहीं जा सकते हम कभी भी, 7% 10% से ऊपर कभी नहीं जाएंगे हम ना। सो कहां पे रेस्ट्रिक्ट कर दो उसको, मैक्सिमम पर ही रेस्ट्रिक्ट कर दो। क्लियर है पॉइंट? अब ये समझना है हमें, अगर e की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद पहले स्टेप में मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, मैक्सिमम से ज्यादा आई ना आपके पास में, उसका मैक्सिमम से ज्यादा आने का रीजन क्या है? उसका रीजन ये है मैक्सिमम से ज्यादा आने का कि वहां पे व्हीकल्स 75% स्पीड को एक्सीड कर रहे हैं। हमने क्या कंसीडर किया था, 75% एक्सीड कंसीडर करी थी ना, लेकिन क्या 75 पर ही मूव कर रहे होंगे सब? उससे ज्यादा पर भी तो जा रहे होंगे ना। अगर उससे ज्यादा पर जा रहे होंगे तभी तो ई की वैल्यू किससे ज्यादा निकल कर आई, ई मैक्स से ज्यादा निकल कर आई है। आया पॉइंट समझ में? तो हमने तो किसके हिसाब से प्रोवाइड करवा रहे हैं सुपर एलिवेशन, 75 के हिसाब से, लेकिन व्हीकल किसको एक्सीड कर गए, 75 को एक्सीड कर गए व्हीकल। तो ये तो नहीं हुआ पूरा, हाँ पूरा काउंटर नहीं हो पाएगा, पूरा काउंटर नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए तो बहुत अनसेफ्टी क्रिएट हो गई, फिर अनसेफ्टी आ गई ना भाई। ई मैक्स से ज्यादा क्यों निकल कर आए ई की वैल्यू कैलकुलेट करने पे, क्योंकि व्हीकल किसको एक्सीड कर रहे हैं, 75 स्पीड को एक्सीड कर रहे हैं, 75% स्पीड को एक्सीड कर रहे हैं। तो उनके लिए तो अनसेफ कंडीशन डेवलप हो गई ना फिर उन व्हीकल्स के लिए। उनके लिए क्या करेंगे फिर, उनको हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपने पहले स्टेप में आप एफ को कितना मान रखा था, 0 मान रखा था, बट वो 0 नहीं है एक्चुअली। उनको कौन सेफ्टी देगा, उनको एफ सेफ्टी देगा उनको। एफ भी तो डेवलप हो रहा होगा ना वहां पर। तो अब सेकंड स्टेप, अब लेकिन एफ भी क्या कर पाएगा, सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट तक ही तो बचा सकता है। कहां तक, सिर्फ 0.15 तक जस्ट। तो अब दूसरे स्टेप में आप क्या चेक करो, जाके एफ को चेक करो जाकर। तो दूसरे स्टेप पे पहली बात तो गए कब हम, जब पहले स्टेप में ई की वैल्यू ई मैक्स को एक्सीड करी। अगर ना एक्सीड करती तो एफ को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, दूसरे स्टेप पे नहीं जाना था। लेकिन अगर पहले में एक्सीड कर गई तो ई को कहां रोक दो, ई मैक्स पे ही रोक दो, एंड कहां पे चले जाओ, एफ पे चले जाओ। आया पॉइंट समझ में, एफ पे चले जाओ। अब दूसरे स्टेप में क्या चेक करो, एफ को चेक करो, लेकिन स्पीड कितनी कंसीडर करोगे इस बार, पूरी 100% स्पीड लेके चलोगे, क्योंकि दिक्कत किनको हो रही है, तो 75 को एक्सीड कर रहे हैं ना, तो 100% लेके चलोगे ना पूरा। तो कौन सा फॉर्म में अप्लाई करोगे, ये वाला ना, बताओ। आया पॉइंट समझ में? लेकिन ई कितना रखेंगे यहाँ पे, ई मैक्स, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे स्टेप पे आप कब आ रहे हो, जब ई को कितना कर दिया आपने, ई मैक्स कर रखा है ना ऑलरेडी, तो कितना रखोगे यहाँ पे, ई मैक्स। और एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगर एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके 0.15 से कम आई, दैट मीन सेफ है। लेकिन अगर 0.15 को भी एक्सीड कर गई तो अनसेफ हो गई फिर तो, क्योंकि 0.15 तक ही तो रोक सकता था वो सिर्फ उन्हें। तो अब आपके पास थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, या तो स्पीड को रेस्ट्रिक्ट कर दो फिर, या फिर क्या करो, रेडियस को बढ़ाओ। अभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बैलेंस हो पाया, एफ भी नहीं कर पाया उसको बैलेंस। तो अब एक ही तो सॉल्यूशन बचता है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम कराओ किसी तरह से। कैसे कम करवाओगे, या तो स्पीड को कम करवाओ व्हीकल्स की, या फिर रेडियस को बढ़ाओ कर दिया। ये तरीका है। आया समझ में तीनों स्टेप्स? थर्ड स्टेप पे आपको जाना कब पड़ेगा, जब दोनों ही एक्सीड कर जाएंगे, अदरवाइज थर्ड पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बोलो आया समझ में पॉइंट? अब सुपर एलिवेशन का अब डिस्कशन हुआ है जाके, डिजाइन स्टेप्स आ गए ना आपके पास में। अब इन पे प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व, जस्ट क्वेश्चन करेंगे हम सिंपल से सॉल्व ना। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आइए, कौन सा पेज है, ये पेज नंबर 26 है, पेज नंबर 26 पे।
या एक काम करो 26 भी रहने दो, 27 पर आ जाओ डायरेक्टली। एक ही क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी में कवर हो जाएगा पूरा का पूरा पार्ट ना। 27 पे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, डिजाइन सुपर एलिवेशन फॉर अ प्लेन टेरेन फॉर सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 240 मीटर एंड डिजाइन स्पीड 100 kmph। ठीक है, अब ये सारे के सारे स्टेप्स अप्लाई करवाइए इस क्वेश्चन में। अब जैसे जैसे स्टेप्स बताए बस एक क्वेश्चन कर लो सही से ना, उसी में कवर हो जाएंगे सारे। या फिर एक काम कर लो ना, पहले इसको करने से पहले एक बार डिजाइन स्टेप्स वहां पे रीड कर लो थ्योरी में, उसके बाद कर लेना क्वेश्चन सॉल्व। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हो तो डायरेक्टली कर लो। हाँ देखो, अगर नहीं टेरन दे रखा तो हमेशा प्लेन अज्यूम करके चलो। अगर टेरन नहीं मेंशन कर रखा तो हमेशा कौन सा लेंगे, दे रखा भी होगा, अगर नहीं भी दिया तो क्या मान के चलेंगे, हमेशा प्लेन मान लो। चांस तो इससे चैप्टर से ही रहते हैं मोस्टली क्वेश्चन आने की, ज्योमेट्रिक डिजाइन से। हाँ तो वैसे कहीं से भी आता है। संडे में क्लास होती है तुम्हारी? नहीं होती?
हाँ निकाल लो, क्या दिक्कत है। वही तो बोल रहा था ना, एक बार ये यहाँ पे पहुंच गए आप रूलिंग रेडियस पे, बाकी और कहाँ पर है अभी। मैक्स निकाल दिया, सो रूलिंग रेडियस में निकाल दो उस फॉर्मूले से, बी स्क्वायर बाय 127 आर होता है ना फॉर्मूला, ई प्लस एफ। दो सॉल्यूशन है ना आपके पास, या तो स्पीड को कम करो या तो रेडियस को बढ़ाओ, तो दोनों में से जो सा ठीक लगेगा उसको कर लो अडॉप्ट। कौन सा अडॉप्ट करेंगे वैसे हम जनरली? स्पीड को कम करना हमारे ज्यादा ठीक रहेगा, रेडियस बढ़ाना दिक्कत रहेगी। रेडियस बढ़ाना क्या इतना आसान रहेगा क्या वहां पे? स्पीड को क्या कर सकते हो आप? कम कर सकते हो। हो गया सॉल्व, हो गया। बताओ हो गया सॉल्यूशन, करो। हो गया कंप्लीट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे फाइल में, है ना, बट एक कर लिया आपने, तीनों स्टेप्स कवर हो गए इसमें सुपर रिलेशन के। सो बस ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ी करेंगे सॉल्व ना भाई, एक में तीनों आ गए स्टेप आपके पास। सो एक बार इसमें यहाँ पे आओ जरा, ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन, बताओ। अब पहले तो मुझे बताओ इसको सॉल्व करना है क्या एक बार यहाँ पर बोर्ड पर, या कोई भी अगर ऐसा है कि जिसको लग रहा है कि करना है तो कर लेंगे, बाकी अदरवाइज नहीं करेंगे फिर। बोलो एक बार, अगर कुछ भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है किसी भी तरह का इस वाले में, इसमें क्वेश्चन में डाउट है कोई छोटा सा भी डाउट कुछ भी अगर है तो पूछना है कुछ, क्लियर है? चलिए ठीक है, इस पे थ्योरी पे आ जाइए एक बार ना। इसका जो कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर है 20, कौन सा पेज है, 25 ना, जहाँ पे इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, डिजाइन स्टेप्स 5 पे है ना। देखो फर्स्ट क्या था आपके पास में, डिजाइन द सुपर एलिवेशन फॉर 75% स्पीड के लिए, तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास, v स्क्वायर बाय 225 r। ये कब अप्लाई करवाएंगे, जब या तो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन दे रखा हो या फिर डिजाइन स्पीड लिख के दे रखा है। चलो, इफ e इज लेस देन और इक्वल टू e max, प्रोवाइड कर दो जो वैल्यू निकल कर आई। अगर e max से ज्यादा पहुंच जाए तो प्रोवाइड e इज इक्वल टू e max एंड गो फॉर स्टेप नंबर 2 के लिए जाओगे। अगर e max से कम ही आता तो स्टेप 2 पे जाने की रिक्वायरमेंट थी क्या? नहीं थी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, दूसरे में जाके क्या करेंगे, चेक करोगे कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन ना, यही तो करेंगे। कैसे चेक करोगे, 100% डिजाइन स्पीड के लिए करोगे लेकिन चेक इस बार। सो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, e प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 r। लेकिन e किसके बराबर हो चुका है आपका ऑलरेडी, e max हो चुका है अगर आप स्टेप 2 पे आए हो तो। दूसरे स्टेप पे आने से पहले आप e को कितना प्रोवाइड करके आए, e max के बराबर ना, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे e max प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 r लिखा है ना। नेक्स्ट, f इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बाय 127 r माइनस e max। अगर ये वैल्यू 0.15 से ज्यादा नहीं, ये वैल्यू 0.15 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, है ना। इफ f is less than 0.15 then provided the calculated super elevation, और हमारा डिजाइन क्या है, सेफ है। आपको तीसरे स्टेप पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर f 0.15 से ज्यादा हो तो रेस्ट्रिक्ट कर दोगे f को कहाँ पे, 0.15 पे, एंड स्टेप नंबर 3 के लिए जाओगे। अगर f 0.15 से कम आता तो 3 के लिए जाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी ना। अब थर्ड स्टेप पे आने के लिए, अगर हम थर्ड स्टेप पे आए तो ऑलरेडी आपका e कितना हो चुका है, मैक्स हो चुका है, f कितना हो चुका है, 0.15 हो चुका है। थर्ड पे आगे अब क्या करो आप, या तो अलाउेबल स्पीड निकालो, मैक्सिमम कितना परमिट करोगे, कैसे, v max इज इक्वल टू व्हाट, रूट 127 r e max प्लस 0.15, या फिर क्या निकालोगे, रूलिंग मिनिमम
रेडियस। कैसे निकालेंगे? आर रूलिंग इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 ई मैक्स प्लस एफ। अब अगर थर्ड पे आ रखे हो तो ऑलरेडी ई तो ई मैक्स हो चुका ना, एंड एफ कितना हो चुका है? 0.15 हो रखा है। सो यहाँ से बताओ इसमें कोई डिजाइन स्टेप्स क्लियर हो गए? एक क्वेश्चन भी देख लिया आपने, अब बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ, ये क्लियर है सारी कहानी? कैसे डिजाइनिंग करनी है? सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम वैल्यू भी हो गई आपके पास, मिनिमम वैल्यू भी हो चुकी है सुपर एलिवेशन की ना, डिजाइन स्टेप्स भी हो चुके हैं आपके पास कुछ। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और सोच रहे हैं करने ना अभी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो 2-3 दे रखे हैं तुम्हें, लेकिन क्या हमें सारे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? बताओ, एक बड़ा सा क्वेश्चन करा दिया आपको, उसके तीनों स्टेप आ गए आपके पास उसमें ना। अब अगर चाहो तो एक क्वेश्चन और कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन कर लो आप? क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 है जो पेज नंबर किस पे, 26 पे, 26 पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लो। जल्दी जल्दी करो इसको भी ना सॉल्व। 26 पे क्वेश्चन नंबर 1। करो इसको भी सॉल्व। से ज्यादा आ रही है। ई मैक्स से ज्यादा आ रही है, कम आ रही है ना? सो कम आ रही है तो बस अपना जो आ रही है उसको प्रोवाइड कर दो। देखो मिक्स हैवी कंडीशन लिख रखा है ना, तो 2 to 5 लगेगा ना। तो आगे, सो फर्स्ट हो गया इसमें सॉल्व, फर्स्ट वाला पार्ट। देखो इसमें दूसरे स्टेप पे या तीसरे स्टेप पे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अब बताना है कि बाई हाउ मच द आउटर एज ऑफ द पेमेंट शुड बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज। ये भी तो बताना है कि आउटर एज को कितना एलिवेट करोगे इनर एज के रिस्पेक्ट में। कितना आ रहा है? आउटर एज को कितना एलिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू इनर एज?
आंसर इसका दूसरे वाले पार्ट का आंसर आया क्या? कितना एलिवेट करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू इनर एज? पॉइंट क्या वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 25 आ रहे हैं ना, तो 0.444 आ रहा है क्या? हाँ तो वही 0.443 हो गया ना लगभग। ठीक है, अब ये एक बार देखना ना, तो ई निकाला है आपने, कितना आया? 0.059 0.059 आ रहा है ना, ई इज इक्वल टू 0.059 आ रहा है। अब वो डायग्राम याद करो एक बार, वो जो डायग्राम था आपके पास में, वो डायग्राम था ऐसे, ये था ई एंड ये कितना था आपके पास में? 100 था ये, उस वाले डायग्राम में बता रहा हूँ मैं, वो 100 था। सो वो जो ई निकाला आपने वो कितने में निकाला है? 100 हॉरिजॉन्टल में निकाल रखा है। जो ई की वैल्यू निकाली आपने 0.059, ये कितना हॉरिजॉन्टल जाने में है? आपने उस डायग्राम में डेरिवेशन के टाइम पे बेस कितना लेके चले थे? 100 ना, तो 100 हॉरिजॉन्टल जाने में वर्टिकल कितना गए आप? 0.059 जा रखे हो। आया पॉइंट समझ में? लेकिन क्वेश्चन में कितना हॉरिजॉन्टल जा रहे हो? 7.5, तो 7.5 में कितना हॉरिजॉन्टल जाओगे? मतलब 7.5 हॉरिजॉन्टल जाने में कितना वर्टिकल जाओगे? 0.059 इंटू 7.5। जो आपने यहाँ पे सुपर एलिवेशन निकाला, पहले डिजाइन करा सुपर एलिवेशन डिजाइन करा आपने, 0.059 वैल्यू निकल कर आई। अब ये जो फॉर्मूला आपने ड्राइव कर रखे हैं, मैंने फॉर्मूला ड्राइव नहीं करवाए, बट उसकी डेरिवेशन के टाइम पे भी एक डायग्राम तो आपको बनाकर दिखाया था, वो शुरू में देखो कहाँ है डायग्राम, साहब भी होगा ना, डायग्राम बन रहा होगा वो कहीं पे, कहाँ बना हुआ है? ऐसे था, चलो दोबारा देख लो ना, ये रहा ना, ये वाला डायग्राम देखो। इसकी डेरिवेशन के टाइम पे होता क्या है एक्चुअली, हम जो डेरिवेशन करते हैं इसका, देखो इसकी जो डेरिवेशन करी जाती है, डेरिवेशन के टाइम पे वैसे ठीक है, इसकी जो डेरिवेशन करी होगी ना, ये ई की वैल्यू है और ये बेस कितना लेके चलेंगे? 100 लेके चलेंगे। डेरिवेशन के टाइम पे ये ई होता है और बेस कितना मान रखा है आपने? 100 मान रखा है एट द टाइम ऑफ द डेरिवेशन। सो अभी आपने ई की वैल्यू निकाली है, मतलब वर्टिकल वाले की वैल्यू निकाली है, लेकिन बेस कितना आया होगा इसमें? 100 रहा होगा। भाई डिजाइनिंग कर रहे हैं तो डिजाइनिंग के लिए हमने जो फॉर्मूले ड्राइव कर रखे हैं उसमें बेस कितना लेके चले थे हम? 100 लेके चले थे ना, तो 100 में आपने निकाला है वो 0.059। बट हमारे केस में बेस है कितना एक्चुअली? जस्ट इस क्वेश्चन में 7.5 है ना, जस्ट। आया समझ में? हाँ हाँ हाँ, हाइट अपॉन बेस होता है, हाँ बस वही कर सकते हैं, वो भी कर दो, या फिर सिंपल मेथड होता ही आपके पास। 100 में कितना गए? 0.059 गए, सो उसमें कितना जाओगे आप? 7.5 में 7.5 इंटू 0.059 कितना आ रहा है आपके पास में? 444 आ रहा है ना। बताओ ये वाला क्लियर हुआ है नहीं? ये वाली चीज, तो जो आपने ई निकाल रहे हो अभी तक हर क्वेश्चन में, आप वो कितना वर्टिकल जाने में निकाल रहे हो? सॉरी कितना हॉरिजॉन्टल में? 100 हॉरिजॉन्टल में निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में विड्थ है कितनी एक्चुअली? 7.5 है। तो 7.5 में कितना चाहेंगे? सिर्फ 0.444 जाएंगे। आया समझ में पॉइंट? ये था जस्ट एक छोटा सा चीज। बोलो क्लियर है चीज? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ किससे? ये मीटर है, ये मीटर में है, यस मीटर में। सो एक क्वेश्चन और करो इसमें ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, देखो कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कहाँ हो रखा है। एक क्वेश्चन ये वाला कर लो, कौन से पेज पर है? 23 पे है। 23 पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसको भी सॉल्व कर दो। है ना, क्वेश्चन 1 है ना, radius of a horizontal curve is 100 meter and the design speed is 50 kmph. The design coefficient of friction is what? 0.15. So calculate the super elevation if, calculate the super elevation needed
इफ फुल लेटरल क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पेज नंबर 23 पे। हाँ, इफ द फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू डेवलप, ठीक है। एंड 2 पार्ट हैं इसके, करो जरा सॉल्व इसको भी करो सॉल्व में। मिला क्वेश्चन? हाँ मिल गया ना? ऐसे पेपर्स में आजकल मोस्टली थ्योरेटिकल चीजें आ रही हैं बहुत ही ज्यादा। ये DFCCIL का पेपर देखा तुमने कहीं कल जो हुआ है? कंप्लीट थ्योरी हाँ कंप्लीट थ्योरी। तो थ्योरी चीजें आ रही हैं बहुत ही ज्यादा। थ्योरी भी किस तरह की थ्योरी आ रही है? कॉन्सेप्चुअल थ्योरी नहीं है, हाँ मेमोरी बेस्ड थ्योरी है, मेमोरी बेस्ड थ्योरी आ रही है। तो ऐसा थोड़ा सा ये रिसेंटली पैटर्न शुरू सा कर दिया इन्होंने ना, थ्योरी ज्यादा पूछ रहे हैं। थ्योरी भी उन एरिया से पूछना जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है उठाने की कि यहाँ से थ्योरी बनेगी। आ गया सर? आ गया ना? तो इसमें ये भी केस समझ में आया होगा तुम्हें कि डिजाइन स्पीड दे रखी है, लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में? फ्रिक्शन कंसिडर कर लो, तो कौन सा फॉर्मूले पे जाएंगे? E+F वाले पे जाएंगे। अगर ना बोलता फ्रिक्शन कंसिडर करने को तो फिर तो वो 2 to 5 वाला था आपके पास में, और दूसरे वाले केस को तो फिर इजी है ही। हाँ कितना सुपर एलिवेशन चाहिए? अगर फ्रिक्शन को कितना मान लो? 0 मान लो। E = V²/127। हाँ तो 2-3 तरह की प्रॉब्लम आपने देख ली ना, कैसे कैसे बन सकते हैं केसेस न्यूमेरिकल टाइप से। एक में डिजाइनिंग हो गया, एक दो सिंपल से प्रॉब्लम हो गया है। ओके इसमें दिक्कत है कि इस क्वेश्चन में बताओ, इसको बताना है किसी को भी अगर लग रहा है तो सॉल्व करना है तो ठीक। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, अब क्या है? नेक्स्ट है सुपर एलिवेशन वाला हुआ ना अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए इसके, डिजाइनिंग का भी हो गया। यस अब एक दो चीजें आती हैं, देखो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। एक है यहाँ पे टॉपिक, रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड। रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। रेडियस ऑफ द कर्व मिला है टॉपिक, रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड। अब इसको सिंपल से ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे लेके, एक पॉइंट आपको बताया कि हम डिजाइनिंग कर रहे हैं सुपर एलिवेशन की। अगर आप सुपर एलिवेशन की डिजाइनिंग कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? F को 0 मानो और 75% स्पीड के लिए डिजाइन कर लो रोड को। लेकिन अगर सपोज करो डिजाइन करते समय सुपर एलिवेशन निकाला आपने, तो डिजाइनिंग कर रहे थे हम सुपर एलिवेशन की, E = V²/2 to 5R होता है आपके पास। डिजाइनिंग करते समय हमारे पास में ये 75 के लिए तो करते हो डिजाइनिंग, F को कितना मानते हो? 0 मानते हो। डिजाइनिंग करते समय E किससे कम निकल कर आया? E मिनिमम से कम निकल कर आया, कैम्बर से कम निकल कर आया। इन दैट केस E कितना प्रोवाइड करोगे आप? कैम्बर के बराबर रखोगे ना, कैम्बर के बराबर रखोगे, ठीक है। अगर E कैम्बर के बराबर रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में अब? हाँ दैट विल बी कैम्बर इज इक्वल टू V²/2 to 5R। ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। E कितना है आपके पास में?
आप डिजाइनिंग कर रहे थे, डिजाइनिंग करते समय किससे कमाया, वो कैम्बर से कैम्बर से कमाया, तो आपने कितना प्रोवाइड कर दिया उसको, कैम्बर दे दिया, तो आप ऐसे लिख दो इसको, फिर इक्वेशन को लिख सकते हैं, कैम्बर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 225 r लिख सकते हैं। एंड ये जो रेडियस निकाल रहे हो ना आप यहाँ पे v स्क्वायर बाय 225 इनटू कैम्बर, दिस रेडियस इज कॉल्ड एज अ रेडियस बियॉन्ड व्हिच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि ये वो रेडियस है जिस रेडियस पे आपने कैम्बर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सुपर एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया। इस रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड व्हिच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास से। इनफैक्ट इसके लिए पूरी टेबल दे रखी है हमें आईआरसी ने। बुक है आपके पास में, जैसे कन्वेंट जिस्टो बुक है आपके पास में, उसमें देखना टेबल नंबर 4.12 उठा के इस चैप्टर की एग्जैक्टली टेबल दिखाई देगी, रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड व्हिच नो सुपर एलिवेशन की, किसके बेस पे, इसके बेस पे एंड इसके बेस पे, पूरी टेबल दे रखी है। बाकी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है यहाँ से ना। सो ये वो रेडियस है जिस रेडियस के कोरेस्पॉन्डिंग आपने कैम्बर को किसमें कन्वर्ट किया है, सुपर एलिवेशन में कन्वर्ट किया है। जैसे इसको पढ़ के देख लो एक बारी ना, क्या लिखा है यहाँ पे, द रेडियस कोरेस्पॉन्डिंग टू विच द कैम्बर ऑफ द रोड converted into the super elevation and is designed on the basis of the 75% of the design speed considering coefficient of friction as 0. So क्या होता है, r is equal to v square by 225 into e minimum camber of the road। आगे समझ में फॉर्मूला, रेडियस कितना हो जाएगा, v square by 225 into e minimum, और e minimum किसके बराबर है, कैम्बर ऑफ रोड के बराबर है। सो ये आ जाएगा ना आपके पास में। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट पेज पे एक न्यूमेरिकल भी कर रखा है, देखो यहाँ पे सिंपल सा ना, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस बियॉन्ड व्हिच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ कैम्बर ऑफ 3% विद द डिजाइन स्पीड ऑफ द 80 km लिखा है ना। सो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, सिंपल v स्क्वायर बाय 225 इनटू e मिनिमम ना, e मिनिमम कितना है, कैम्बर के बराबर है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 948.14 ना, अप्रोक्सीमेटली 950 बोल सकते हो है ना, 950। अब उस टेबल में एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 950 दे रखी है, हमारा कितना आ रहा है 948 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 950 ही तो है ना। बताइए क्लियर है चीज, ओके। सो ये भी हो गया आपके पास ना। अब नेक्स्ट है आपके पास इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इसी के जस्ट बाद में हेडिंग क्या है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इसके बारे में देख लेते हैं। अगेन ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। क्या मतलब है इसका, ऐसा सुपर एलिवेशन जो कि अकेला ही किसको बैलेंस कर दे, पूरे के पूरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर दे। सच अ सुपर एलिवेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। एफ कितना हो गया 0, ई कितना बचेगा v स्क्वायर बाय 127 r। आया पॉइंट समझ में। इस सुपर एलिवेशन को क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कहते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन द रिएक्शन ऑन बोथ द टायर्स इनर एंड द आउटर विल बी व्हाट, सेम रहेगी। इसको डराइव भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट इसको प्रूव नहीं करेंगे अभी। सिंपल क्या याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, स्टेटमेंट याद रखेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के टाइम पे रिएक्शन जो होती है इनर एंड आउटर टायर पे दोनों पे क्या रहती है, सेम रहती है। बस ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, अभी इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। इनफैक्ट इस फाइल में डेरिवेशन हो रखा होगा, इसमें कर रखा है डेरिवेशन, देखो हाँ आगे हो रखा होगा कहीं पे ना, ये हो रखा है देखो आगे, r इज इक्वल टू पेज नंबर 29 पर है। तो हम प्रूव नहीं करेंगे इसको अभी। अब सिंपल क्या याद रखो बस कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के टाइम पे रिएक्शन कैसी रहती है, दोनों टायर्स पे सेम रहती है। तो देखो इसको पढ़ के एक बार इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को, व्हेन द सुपर एलिवेशन अलोन कैन fully balance the complete centrifugal force with coefficient of friction as 0, such a super elevation is called equilibrium super elevation na। At the time of equilibrium super elevation the reaction on both the tires inner and outer will be same। आया पॉइंट समझ में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम का, v स्क्वायर बाय 127 r हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन भी कर रखा है नेक्स्ट पेज पे ना, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए ऑन अ सर्कुलर कर्व जिसकी रेडियस कितनी है 200 मीटर है, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कितना है आपके पास 0.15 है, द डिजाइन स्पीड इज 40 kmph। क्या बताना है, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर इक्वल प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर टायर वुड बी व्हाट। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का हमें फॉर्मूला पता है ना, v स्क्वायर बाय 127 r होता है। f दे भले ही रखा है लेकिन उसका यूज नहीं है कोई यहाँ पर। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन अगर आप निकाल रहे हो तो है ना, कोई यूज नहीं है। वैल्यू पुट कर रहे हो, कितना आ रहा है सिंपल आपके पास 6.3% ना। ये क्लियर है चीज, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, अब देखो सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर अ व्हीकल एट 60 kmph ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस
128 मीटर ऑन अ सरफेस विद कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है 0.15 कितना होगा। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो खुद से। कितना सुपर एलिवेशन चाहिए एक व्हीकल को जो कि इस स्पीड से मूव कर रहा है इतनी रेडियस से, तो के कर्व कौन सा अप्लाई करेंगे? हाँ जनरल अप्लाई करोगे ना, क्योंकि एक व्हीकल की बात हो रही है अकेले की। E + F = v²/127 R ना। हो गया क्लियर ये भी चीज? डिजाइनिंग वाले भी देख लिया आपने जिसमें कंसिडर नहीं करना है, वो भी देख लिया आपने जिसमें डिजाइन स्पीड लिख के दे रखी है, लेकिन F कंसिडर करने को बोला तो कौन सा अप्लाई करना है। आपने एक सिंपल क्वेश्चन भी देख लिया कि जिसमें एक व्हीकल की बात हो रही है तो कौन सा अप्लाई करना है। बताओ आया समझ में चीज? क्लियर है? ठीक है, सो ये भी हो गया ना। अब तो आगे इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं 2-4। अभी तो 4 भी नहीं बजे ना, अभी कहाँ बजे अभी 4? हाँ 2 घंटे में कंप्लीट किया है। क्या कंप्लीट किया है 2 घंटे में? सही सैचुरेशन पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। 1 बजे बाद शुरू हो जाता है। सो जाया करो ना घर जाकर थोड़ी बहुत देर। आधे घंटे में क्या सर ये मैक्सिमम से ज्यादा हो जा रहा है। पीछे का सैचुरेशन चले गए। भाई अब बताओ करना तो पड़ेगा ना। नहीं वो तो फिर वही है कि सब्जेक्ट्स भी तो बहुत सारे बचे हैं, आपके सारे बचे होंगे। बताओ तब तो 1 महीने में तो सिलेबस 4 साल का। हाँ वो तो टफ होता ही है। वो तो होता ही है टफ, बट जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा अपना कर रहे हैं। बताओ मैक्सिमम और मैक्सिमम एफिशिएंसी भी दोनों एफिशिएंसी 0 रहेगी। और ये वैसे जो जितना तुम्हें एक दिन में कवर करा दिया, ये लगभग तुम्हारा क्लास में 2 दिन ले जाता है पूरा टॉपिक। डिजाइनिंग समझाना है, सारी चीजें 2 दिन लगते हैं इसमें पूरे में। अकेला तो ओएसडी लेके जाता है पूरा दिन। तो असल जब कैसे घर जाके करना है ओएसडी शुरू करा था। वो 8:30 बजे शुरू करा तो रात 10 बजे तक वही उसको रिवाइज करने में ऐसा क्या लिख कर रिवाइज कर रहे थे क्या उसको? वो बुक से देखना था ना। नहीं बुक से क्यों देखना है, समय इतना टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास में कि बुक से पढ़ोगे तुम। ये रुकेंगे था रास्ते में हो गया फिर जाने तो ओएसडी हो गई। भाई बुक से नहीं देखना है समय चेक करके कुछ भी। बुक खोलने के थोड़ी टाइम है तुम्हारे पास में। घर पे तो जाके थ्योरी खोलनी ही नहीं है बिल्कुल भी। बस क्वेश्चन उठाकर बैठो सीधा, और कुछ नहीं करना। कहीं से भी जहां से मन करे तुम्हारा क्वेश्चन करने का। बस घर पे जाके 1% थ्योरी नहीं पढ़नी है, 1%। उसमें से बस ऊपर से 10 मिनट में नजर मार लो खाली। ठीक है, मैक्सिमम तो ये रखो कि क्लास में ही कवर कर लो सारी थ्योरी। वो भेज तो दी थी मैंने कल, उस पर ग्रुप पे नहीं डालनी है। बहुत हाई लेवल है हाँ पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा बस। पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले शुरू करना। उसे ग्रुप पे मत डालना, वो थोड़ी सी मतलब बड़ी उसकी वो तो कंप्लीट है कि हर एग्जाम में काम आ जाएगी आपके। हाँ तो मैंने बोला ही था, वो तो टेलीग्राम से तो उठाई है। तो थ्योरी का क्या करना है कि जस्ट देख वीडियो अपना उसको मेरा ये सीन ये तो बच्चे भेजते रहते हैं। लगाया मेरा कॉल लग रहा है ग्रुप में चेक किया उसने पूरी थ्योरी का क्या करना है। जस्ट थ्योरी ऐसे पढ़नी है घर पे जाके कि बस 5-10 मिनट में नजर मार लो ऊपर से। सिर्फ जो बताई गई हैं चीजें उसको ऐसे नहीं कि लिख कर देख रहे हैं, थ्योरी को याद कर रहे हैं लिख कर कि भाई उसको याद करना है। कैसे करना है, बस 5-10 मिनट में ऊपर से नजर मार ली कि क्या फॉर्मूला था, क्या चीज बताई। जब उसके एक सिंपल क्या करने बैठना है, बस क्वेश्चन बैठने हैं करने। थ्योरी नहीं पढ़नी कि 2 घंटे तक थ्योरी पढ़ने में लगे पड़े, किताब खोल के बैठे हैं घर पे। क्या करना है, बस जो फाइल दे रखी है उसमें से ऊपर से देखो 5 मिनट 10 मिनट में नजर मारो ऐसे ही खाली, और क्वेश्चन उठाकर बैठ जाओ सीधा। यही तरीका है इस टाइम पे करने का, और कोई तरीका नहीं है। तो ये एक टॉपिक खत्म हुआ है तुम्हारा ना अभी। अब कल एक्स्ट्रा वाइडिंग खत्म हो जाएगा, एक ट्रांजिशन कर्व खत्म हो जाएगा, एंड मुझे लगता है ग्रेडियंट वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा कल तुम्हारा। हाँ ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। अब लगभग ये अगर क्लास में अकेला टॉपिक लेके जाता है 12-15 दिन। हाँ कराऊंगा वर्टिकल करना। वर्टिकल कर्व की थ्योरेटिकल चीजें बताएंगे,
शेप क्या होती है, किस किस क्राइटेरिया को कंसिडर करते हैं डिजाइनिंग के समय पे। फॉर्मूला भी डायरेक्टली बताऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन नहीं करेंगे फॉर्मूलों की, है ना, डेरिवेशन नहीं करेंगे। चलो ठीक है।